क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया के लिए जहां हर लफ्ज में जादू है, हर कहानी में राज है। मैं लाया हूं आपके लिए कमाल की ऑडियो बुक्स, तो इंतजार किस बात का। ये कहानी शुरू होती है लड़के से जिसे सिस्टम बहुत ताकतवर बनाता है। 3 महीने बाद किनबुई को ऐसा महसूस हुआ मानो वह दो हिस्सों में बंट गया हो। एक हिस्सा तर्कसंगत हो और दूसरा हिस्सा उन्मादपूर्ण नरसंहार में लीन हो। उसका शरीर बीच से दो हिस्सों में बंटा हुआ था। उसकी बाईं आंख साफ थी, जबकि उसकी दाहिनी आंख से जानलेवा इरादा झलक रहा था। वह लगातार अराजकता और स्पष्टता के बीच झूलता रहता था। इस विरोधाभासी और अव्यवस्थित स्थिति के कारण किनबुई को ऐसा महसूस हुआ मानो वह लगातार एक विस्थापित अंतरिक्ष समय में घूम रहा हो। एक स्थिर अवस्था प्राप्त करने में असमर्थ, वह अपने अवचेतन में नरसंहार के क्षरण के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहा था। अपनी हिंसक अवस्था में किनबुई की आवाज कर्कश थी और वह दहाड़ते हुए बोला, मारो, सब कुछ नष्ट कर दो। मैं बिल्कुल भी इसके आगे नहीं झुक सकता। मुझे अपना मन स्थिर रखना होगा। किनबुई ने अपनी शांत अवस्था में बुदबुदाया। किसी व्यक्ति के लिए सबसे कठिन काम खुद से लड़ना होता है। खुद को दुश्मन मानना तो आसान है, लेकिन जब आप वास्तव में ऐसा करते हैं तो यह ऐसा है जैसे आप अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ को मोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई परिणाम न दिखे। इतना ही नहीं, हत्या करने का इरादा पहले ही उसकी दैवीय चेतना द्वारा समाहित हो चुका था और उसके अवचेतन मन का हिस्सा बन गया था। अवचेतन मन से हत्यारी चेतना को पलटने की कोशिश करना एक मूर्ख के सपने जैसा था, एक कल्पना की तरह अवास्तविक। होंग लियान पिछले 3 महीनों से किनबुई की स्थिति पर नजर रख रही थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि किनबुई इतने लंबे समय तक प्रतिरोध करती रहेगी। इसके अलावा लगातार मारने के लिए जन्मी एक लाइफ ब्लेड होने के नाते वह मूल रूप से इस इंसान को स्वीकार नहीं कर सकती थी जो एक चींटी से ज्यादा मजबूत नहीं था। किनबुई की ओर देखते हुए होंग लियान ने कहा, तुम जो कर रहे हो वह व्यर्थ है। प्राचीन काल से ही नरसंहार से क्षत विक्षत हुए लोग या तो पागल हो जाते हैं या मर जाते हैं। बहुत कम लोग ही जीवित बच पाते हैं और होश में रहते हैं। कुछ देर रुकने के बाद होंग लियान ने आगे कहा, जाहिर है आप उन कुछ लोगों में से नहीं है। होंग लियान सही थी। नरसंहार से कमजोर होकर और प्रतिरोध छोड़ देने से आप एक ऐसे पागल बन जाएंगे जिसे केवल मारना ही आता है। वहीं प्रतिरोध न छोड़ने और खुद से ही प्रतिस्पर्धा करने से अंततः आपका दिमाग थक जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। होंग लियान की बातें सुनकर किनबुई ने अपनी स्पष्टता का लाभ उठाते हुए कहा, होंग लियान, जीवन को नष्ट कर दो, फिर तुम ध्यान से देखना कि क्या मैं तुम्हारा स्वामी होने के नाते जीवित रह सकता हूँ और होश में आ सकता हूँ। जिस क्षण से उसने किल लाइफ ब्लेड को अपने हाथ में लिया, उसी क्षण से वह अपने स्वामी को खा जाने की योजना बना रही थी। उसे पहले समझ नहीं आया था कि किल लाइफ ब्लेड ने तांग परिवार में उसकी मदद करने के लिए कदम क्यों उठाया, लेकिन अब किनबुई समझ गई थी। यह सब इसलिए था क्योंकि किल लाइफ ब्लेड चाहती थी कि वह उसके हाथों मर जाए। किल लाइफ ब्लेड, जिसे कभी स्वर्गिक दरबार के स्वामी हाओ तियान ने धारण किया था, वह स्पष्ट रूप से अंदर से खुद को और दूसरों को भी नीचा समझती थी। यदि उसकी मृत्यु किसी और के हाथों होती तो यह अभिमानी होंग लियान का अपमान होता। किनबुई के शब्दों में स्वामी शब्द सुनकर होंग लियान की आंखों में हत्या का भाव और गहरा हो गया। उसने किनबुई को चिढ़ाने की इच्छा से उसकी ओर देखा, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर किनबुई इसी तरह उसका विरोध करता रहा तो जल्द ही उसका दिमाग थक जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने व्यंग्य भरे शब्दों को मन में ही दबाकर ठंडे स्वर में कहा, मैं मरने की कगार पर खड़े एक छोटे से हुआशेन स्तर के साधक के बारे में क्यों परेशान हूँ। अगर मैं तुम्हें अपनी बात मनवाने दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। किनबुई ने होंग लियान को कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से लड़ना जारी रखा। 6 महीने बाद किनबुई पाती मारकर जमीन पर बैठ गया। उसकी थोड़ी सिकुड़ी हुई भौहें धीरे धीरे शिथिल हो गईं और उसके चेहरे पर एक लंबे समय से खोई हुई सहजता और मुस्कान दिखाई दी। इन 6 महीनों के दौरान उसने पहले अपने मन से हत्या के इरादे का मुकाबला किया और बाद में जब स्थिति गंभीर हो गई तो उसकी दैवीय चेतना ने सभी हत्या के इरादे को अवशोषित कर लिया और इसे स्वयं के खिलाफ लड़ाई में बदल दिया। इस दौरान हर पल, हर मिनट, हर सेकंड एक साल जैसा लग रहा था और कष्ट सहते हुए भी किनबुई ने वर्तमान संकट को हल करने में मदद के लिए अपने दिल में मौजूद व्यवस्था का आह्वान नहीं किया। इसके बजाय वह खुद ही मौजूदा संकट से निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। अगर वह सिस्टम को बुलाता तो शायद सिस्टम उसे इस मुश्किल से उबरने में मदद कर पाता, लेकिन यह लड़ाई उसके और उसके हथियार के बीच की थी। किनबुई के मन में दृढ़ निश्चय था, यहाँ तक कि किसी भी क्षण नरसंहार में गिरने के खतरे के बावजूद किनबुई ने समझौता नहीं किया, न ही किसी से मदद मांगी। जैसा कि कहावत है, मेहनत का फल जरूर मिलता है, और किनबुई ने वास्तव में एक व्यवहारिक प्रतीत होने वाला तरीका खोज निकाला। उसके मन में रक्त के लाल रंग से मिश्रित सुनहरी दिव्य चेतना को देखते हुए इसे हत्यारा दिव्य चेतना कहना शायद अधिक उपयुक्त होगा। सबसे पहले वह तीव्र गति से कार्रवाई करते हुए धीरे धीरे हत्या की दिव्य चेतना से हत्या की मंशा को अलग कर देगा। ये सोचते हुए किनबुई ने अपनी योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया और उसके दिमाग में मौजूद हत्या की दिव्य चेतना पूरी गति से काम करने लगी। किनबुई ने अपनी दिव्य चेतना को सावधानी पूर्वक नियंत्रित करते हुए धीरे धीरे वध से सने हुए हिस्सों को अलग किया। किनबुई की हरकतों को भांपते हुए होंग लियान की आंखों में समझ और अविश्वास भर गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह चींटी क्या करने की कोशिश कर रही है। पिछले 6 महीनों में किनबुई के विभिन्न प्रदर्शनों ने उसे लगातार नाखुश किया था। जब भी उसे लगता था कि किनबुई हार मानने वाली है, किनबुई अप्रत्याशित रूप से प्रतिरोध जारी रख सकती थी। एक और महीना बीत गया। इस समय किनबुई के मस्तिष्क में दिव्य चेतना स्पष्ट रूप से विभाजित थी। एक तरफ सुनहरा रंग था और वध से अछूता था, और दूसरी तरफ रक्त लाल रंग था और वध से भरा हुआ था। उन भयावह हिस्सों को अलग करने के बाद किनबुई की दिव्य चेतना आधे से भी अधिक सिकुड़ गई थी। चीरना, किनबुई चिल्लाया। हत्या करने की दिव्य चेतना कुछ समय के लिए किनबुई के मस्तिष्क से बाहर निकल गई। किनबुई जमीन से उठा, अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में किसी भी प्रकार की हत्या की मंशा का कोई निशान नहीं था। होंग लियान ने उसे हतोत्साहित करते हुए कहा, यह बेकार है। भले ही आप अस्थायी रूप से इस घातक दिव्य चेतना को हटा दें, यह हमेशा आपके शरीर में वापस आ जाएगी। उस समय भी आप नरसंहार में फंसने की स्थिति से नहीं बच पाएंगे। किनबुई ने होंग लियान की ओर मूर्खतापूर्ण ढंग से देखा और ठंडे स्वर में कहा, कब तुम्हारी बारी आएगी एक हथियार की तरह अपने मालिक को सबक सिखाने की। होंग लियान चिढ़ गई और बोली, तुम। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, किनबुई ने बिना किसी शिष्टाचार के उसे बीच में ही रोक दिया।
चुप रहो, परेशान करने वाली। होंग लियान के पास जाकर उसने होंग लियान के हाथ में पकड़ी हुई जीवन नाशक तलवार छीन ली और किन बुए ने ऐसी आवाज में कहा जिसमें कोई भावना नहीं झलक रही थी। छोटी होंग लियान, ध्यान से देखो कि तुम्हारा गुरु आगे क्या करता है। क्लैंग। किल लाइफ ब्लेड को बाहर निकालते हुए ब्लेड किन बुए के नियंत्रण से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। बूम। किन बुए ने अपनी मुट्ठी कस ली और अपने शरीर को एक बड़े धनुष की तरह फैलाकर किल लाइफ ब्लेड की ओर जोरदार प्रहार किया। चुप रहो, किन बुए ने अपने स्वर में थोड़ी सी नाराजगी के साथ कहा। मिट्टी की मूर्ति में भी थोड़ा क्रोध होता है, तो फिर किन बुए जैसे जीवित व्यक्ति में तो और भी क्रोध होगा। होंग लियान उसे आधे साल से भी अधिक समय से जीवन और मृत्यु के बीच झूलने पर मजबूर कर रही थी। इस समय होंग लियान अभी भी हंगामा खड़ा करना चाहती थी और किन बुए का मूड स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं था। जेंग। किल लाइफ ब्लेड ने चीख मारी। खांसी। होंग लियान की तबीयत ठीक नहीं थी और उसके चेहरे पर लाली छाई हुई थी क्योंकि उसके शरीर पर हमला हुआ था। किन बुई की नरभक्षी निगाहों को देखकर होंग लियान ने अपने चांदी जैसे दांत पीसकर बिना पीछे हटे उसे घूर कर देखा। हम्फ। होंग लियान को पता नहीं था कि वह क्या सोच रही है। उसने ठंडी सी सांस ली और किल लाइफ ब्लेड ने संघर्ष करना बंद कर दिया जिससे किन बुई उसे अपने हाथ में पकड़ सके। किल लाइफ ब्लेड को पकड़े हुए किन बुई ने रक्त की तरह कत्लेआम से भरी दिव्य चेतना के समूह को देखा और चिल्लाया, जानलेवा हत्या नरसंहार। किल लाइफ ब्लेड 1 सेकंड में दसियों हजार बार कंपन करता हुआ संहारक दिव्य चेतना के समूह की ओर वार करता हुआ आगे बढ़ा। क्लैंग। एक ही वार के बाद उस भयावह दिव्य चेतना की सतह कांपती रही और उसे सामान्य होने में काफी समय लगा। फुफ। किन बुई के मुंह से खून का एक बड़ा घूंट फूट निकला। हालांकि उसकी दैवीय चेतना छीन ली गई थी, फिर भी वह किन बुई की दैवीय चेतना का एक हिस्सा थी। जीवन रक्षक तलवार से वधकारी दिव्य चेतना पर प्रहार करना स्वयं किन बुई पर प्रहार करने के समान ही था। हृदय से जुड़ी 10 उंगलियों का दर्द भी इसके 10,000वें हिस्से के बराबर नहीं था। बिना किसी झिझक के किन बुई ने एक बार फिर अपनी छुरी लहराई और वधकारी दिव्य चेतना की ओर वार किया। जीवन हत्या विनाश। किन बुई के सामने कई हजार मीटर व्यास का एक गोलाकार चंद्रमा प्रकट हुआ और उस गोलाकार चंद्रमा ने संहारक दिव्य चेतना को घेर लिया। हजारों की संख्या में किल लाइफ ब्लेड के प्रेत गोलाकार चंद्रमा में तैर रहे थे और चाकुओं की नोकें वधकारी दिव्य चेतना की ओर इशारा कर रही थी। किन बुई ने चाकू से वार करते हुए चिल्लाकर कहा, काटो। क्लैंग क्लैंग। खटखट। गोल चंद्रमा विलीन हो गया और संहारक दिव्य चेतना की सतह कुछ देर के लिए कांप उठी, मानो वह किसी भी समय फट सकती हो, अंततः स्थिर होने से पहले। क्या तुम पागल हो? होंग लियान ने अविश्वास से कहा। वह सचमुच अपने सामने खड़े इस इंसान को समझ नहीं पा रही थी। अपनी चींटी जैसी साधना को दरकिनार करते हुए वह अपने जीवन को एक खजाने की तरह संजोकर रखता था। अगर उसे बाहरी दुनिया से जरा सा भी खतरा होता तो वह खरपतवारों को काटकर जड़ से उखाड़ फेंकने और सभी खतरों को शुरुआत में ही खत्म करने के लिए बेताब हो जाता। लेकिन कभी कभी वह बहुत विरोधाभासी हो जाता था, एक पागल आदमी की तरह जो बिना किसी झिझक के जुए की मेज पर अपनी जान दांव पर लगा सकता था। खांसी। किन बुई के मुंह के कोने से खून बह रहा था और उसी समय उसके दिमाग में चक्कर आने जैसा महसूस हो रहा था। उसने होंग लियान को नजरअंदाज कर दिया। जब उसके दिमाग में चक्कर आना थोड़ा कम हुआ तो उसने किल लाइफ ब्लेड को पकड़ा और तीसरी छुरी को बाहर निकाल दिया। किल लाइफ डेथ डोमेन। किल लाइफ ब्लेड की नोक से एक हल्की रोशनी निकली और देखते ही देखते बाल जितनी पतली हो गई। स्लैश। किन बुई चिल्लाया। स्विश। मंद प्रकाश अत्यंत तेजी से संहारक दैवीय चेतना की ओर बढ़ा और उस पर आक्रमण कर दिया। क्लैंग। बूम। एक तेज आवाज आई और संहारक दिव्य चेतना अपनी स्थिरता बनाए रखने में असमर्थ रही और पल भर में विस्फोट हो गया। विस्फोटित नरसंहारी दैवीय चेतना बिखर गई और विस्फोट के साथ ही उसमें समाहित पागलपन, क्रूरता, शीतलता, रक्त पिपासा आदि तेजी से विलीन हो गए। केवल शुद्ध नरसंहार ही शेष रह गया। खांसी। किन बुई ने मुंह भरकर खून थूका। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया और वह कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ा। व्यक्तिगत रूप से उसकी दैवीय चेतना का आधा हिस्सा चकनाचूर हो गया था, जिसका खतरा बाहरी लोगों को ज्ञात नहीं था, और यदि वह सावधान नहीं रहा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसमें ज्यादातर किस्मत का साथ था, साथ ही खुद के प्रति निर्मम और निर्णायक होने का गुण भी था। जमीन पर बेसुध पड़े किन बुई ने होंग लियान से हल्के फुल्के व्यंग्य भरे लहजे में कहा, लगता है इस बार स्वामी होने के नाते मेरी ही जीत हुई है। अफसोस की बात है कि मुझे मारने की तुम्हारी सुनियोजित योजना सफल नहीं हुई। होंग लियान ने ठंडी सी आवाज निकाली और कुछ नहीं कहा। उसकी कोमल उंगली ने किन बुई के माथे की ओर इशारा किया और एक सूचना किन बुई के दिमाग तक पहुंच गई। किल लाइफ स्वॉर्ड टेक्निक का चौथा रूप आत्मा का प्रकीर्णन। आत्मा को बिखेरने के अलावा एक अतिरिक्त साधना तकनीक भी थी। इस साधना तकनीक में संसार में मौजूद सभी प्रकार के दिव्य इंद्रियों को शुद्ध करने और फिर उन्हें अपने उपयोग के लिए आत्मसात करने का तरीका दर्ज किया गया है। किन बुई ने कुछ आश्चर्य से होंग लियान की ओर देखा और होंग लियान ने ठंडे चेहरे से कहा, ज्यादा मत सोचो, मैं बस इतना नहीं चाहता कि तुम्हारी मौत किसी और के हाथों हो। होंग लियान के बोलने के बाद वह फिर नहीं बोली और किन बुई ने होंग लियान द्वारा बताई गई साधना तकनीक के अनुसार साधना शुरू कर दी। उसने अपने सामने की दुनिया में बिखरी हुई विनाशकारी दिव्य चेतना को शीघ्रता से एकत्रित कर लिया। साधना विधि में जो लिखा था उसके अनुसार किन बुई ने इस शुद्ध बदकारी दिव्य चेतना को निरंतर शुद्ध करना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद नरसंहार के दिव्य अर्थ में कोई निशान नहीं बचा था और यह अपनी स्वर्णिम अवस्था में लौट आया। उसके मस्तिष्क में मौजूद दिव्य चेतना ने धीरे धीरे उसके सामने सामान्य अवस्था में लौट आए दिव्य चेतनाओं के समूह को खोज निकाला और आत्मसात कर लिया। 15 मिनट से भी कम समय में सब कुछ समाहित हो गया। इसे समाहित करने के बाद किन बुई का चेहरा फिर से लाल हो गया और उसके शरीर की कमजोरी दूर हो गई। डिंग, जागृति मिशन पूरा हुआ। मिशन पुरस्कार जारी कर दिए गए हैं। ड्रिप, होस्ट के पास 3 घंटे का ठहरने का समय है। इस अवधि के दौरान आप किसी भी समय वापस आ सकते हैं। 3 घंटे के बाद आपको वापस आना ही होगा। सिस्टम से यह सूचना सुनकर कि जागृति मिशन पूरा हो गया है, किन बुई की पिछले 6 महीनों से तनावग्रस्त आत्मा को आखिरकार थोड़ी राहत मिली। फिर किन बुई की आंखों में धुंधलापन छा गया और जब उसकी दृष्टि फिर से स्पष्ट हुई तो वह लिंगशियाओ महल के बाहर था और अभी भी उसी मुद्रा में था जिस मुद्रा में वह 6 महीने पहले लिंगशियाओ महल में प्रवेश किया था। उसके सामने लिंगशियाओ महल का द्वार कसकर बंद था, मानो वह कभी खुला ही न हो। लिंगशियाओ महल की धब्बेदार परिधि युद्धों के निशानों से भरी हुई थी। पिछले 6 महीनों में जो कुछ भी हुआ था वह एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन किन बुई समझ गई थी कि यह निश्चित रूप से एक सपना नहीं था।
किनबुई ने प्रणाली की शक्ति पर मन ही मन आह भरी और इस जागृत गुप्त क्षेत्र से प्राप्त लाभों का सारांश प्रस्तुत किया, जो काफी फलदायी थे। उन्होंने किलिंग स्वॉर्ड टेक्निक की पहली और दूसरी शैलियों के सार के साथ साथ आगे बढ़ने के मार्गों में भी पूर्ण महारत हासिल कर ली थी। इसके अलावा उन्होंने किलिंग लाइफ स्वॉर्ड टेक्निक की चौथी शैली सोल स्कैटरिंग भी प्राप्त कर ली। आत्मा प्रकीर्णन शैली एक दिव्य चेतना आक्रमण है। जैसे जैसे साधक की साधना शक्ति बढ़ती जाती है, उनकी जीवन रक्षक और जीवित रहने की क्षमता में काफी वृद्धि होती है। इस अवस्था में शारीरिक शरीर का विनाश किसी प्रबल दैवीय चेतना वाले साधक को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक दैवीय चेतना मुक्त हो सकती है, वे किसी भी नश्वर प्राणी को वश में कर सकते हैं और उसमें पुनर्जन्म ले सकते हैं। बस शारीरिक साधना को फिर से शुरू करने की जरूरत है, लेकिन इस स्तर पर पर्याप्त संसाधनों वाले साधकों के लिए अपनी साधना में सुधार करने में बस कुछ ही समय लगेगा। आत्मा का विखंडन साधक की दिव्य चेतना को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिससे शक्तिशाली साधक वास्तव में अंदर से मर जाता है। सोल स्कैटरिंग की प्रस्तावना पढ़ने के बाद किनबुई की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। आत्मा प्रकीर्णन की उपस्थिति से किनबुई की युद्ध शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होगी। किनबुई की दिव्य चेतना रूपांतरण देव क्षेत्र को पार कर चुकी है और शोधन शून्य क्षेत्र की तीव्रता तक पहुंच चुकी है। शुद्धिकरण शून्य क्षेत्र की दिव्य अनुभूति आत्मा के प्रकीर्णन के साथ मिलकर पंखों वाले बाघ की तरह है। यद्यपि गुप्त क्षेत्र को जागृत करना खतरनाक है, लेकिन इसके लाभ भी स्पष्ट है। किनबुई इस समय अच्छे मूड में था, लेकिन जब उसने सिस्टम की जटिल प्रक्रियाओं के बारे में सोचा तो वह सिस्टम को फोन करने से खुद को रोक नहीं पाया। सिस्टम, बाहर आओ, किनबुई ने जोर से कहा। मैं यहाँ हूँ मेजबान, आपकी सेवा करके मुझे खुशी हुई, सिस्टम ने थोड़े से प्रशंसा भरे लहजे में कहा। सिस्टम की बातें सुनकर किनबुई क्रोधित हो गई और कुछ असंतुष्टि के साथ बोली, क्या आपको मुझे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? मेजबान, आपको किस तरह का स्पष्टीकरण चाहिए? सिस्टम ने संदेह से पूछा। सिस्टम को भ्रमित होने का नाटक करते देख किनबुई ने स्पष्ट रूप से कहा, 170 गुणांक, जो 17 मिलियन निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों के बराबर है, क्या यह हत्या की मंशा को दबाने का प्रभाव है? मेजबान, आपको यह जानना चाहिए कि हत्या करने की इच्छा को दबाना बहुत ऊर्जा खपत करने वाला काम है। यह कीमत पहले से ही बहुत उचित है। क्या आपको लगता है कि यह बहुत कम है? मैं आपके लिए कुछ और जोड़ दूं। सिस्टम ने उस खाते को अस्वीकार करने का एक मनमाना रवैया अपनाया और उसके शब्दों में धमकी का भी संकेत था। किनबुई को पूरा यकीन था कि अगर वह इस मामले को आगे बढ़ाता रहा तो सिस्टम निश्चित रूप से मौके पर कीमत बढ़ा देगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसे थोड़ा नुकसान होगा। मन ही मन व्यवस्था को कोसने के बाद किनबुई ने चुप रहने और व्यवस्था को नजरअंदाज करने का निर्णायक निर्णय लिया। किनबुई की चुप्पी देखकर सिस्टम ने उसे सांत्वना देने के लिए अपना मुंह खोला। मेजबान महोदय, इस बार आपने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दूंगा। किनबुई के मन में कई सवाल उठ रहे थे और यह सुनकर उसने तुरंत पूछा, क्या स्वर्गिक दरबार में हुए अंतिम युद्ध के बाद हाउटियन अभी भी जीवित था? यही वह जवाब था जिसे किनबुई इस समय सबसे ज्यादा जानना चाहती थी। अगर हाउटियन अभी भी जीवित है और उसके पास उसका हथियार है, तो वह देर सवेर मिल ही जाएगा। कौन जाने हाउटियन का स्वभाव कैसा है। अगर वह खराब मूड में होता और उसे मार डालता तो यह बहुत अन्यायपूर्ण होता। होस्ट की अनुमतियां सूचना देने के लिए पर्याप्त नहीं है, सिस्टम ने उत्तर दिया। क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप एक प्रश्न का उत्तर मुफ्त में देंगे? आप मुझे बता क्यों नहीं सकते? किनबुई ने अवाक होकर कहा। मुफ्त सवाल मुफ्त के भोजन की तरह होते हैं। दुनिया में कौन सा मुफ्त भोजन स्वादिष्ट होता है? सवाल बदलो, सिस्टम ने कहा। लीजी की जुआंग। किनबुई ने मन ही मन इस व्यवस्था की बेशर्मी के लिए उसे शाबाशी दी और आगे पूछा, प्राचीन काल में क्या हुआ था? होस्ट की अनुमतियां सूचना देने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। मेजबान महोदय, कृपया प्रश्न न पूछें, मैं आपके लिए किसी एक प्रश्न का उत्तर बेतरतीब ढंग से दे दूंगा। किनबुई वहां अचंभित खड़ी रही और काफी देर बाद बोली, क्या यह सब ऐसे ही चलता रहेगा? तुम मुझे पूछने तक का मौका नहीं देते। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके द्वारा पूछे गए इन दो प्रश्नों के उत्तर एक तो आपके भीतर ही है, और दूसरा, यदि आप इसे अभी जान लेंगे तो यह केवल आपकी मृत्यु को और भी शीघ्र कर देगा। यह एक यादृच्छिक उत्तर है। आइए मैं आपको गुणों में भाग्य की भूमिका समझाता हूँ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भाग्य का अर्थ है अपने भाग्य को बेहतर बनाना और खजाने और अवसरों को प्राप्त करने की संभावना को बढ़ाना। बाद के चरण में ऐसा भी संभव है कि आप जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठा लें और वह स्वर्ग का खजाना बन जाए। उत्तर पूरा हो गया है, अगर और कुछ न हो तो मुझे मत बुलाइए। स्पष्टीकरण देने के बाद सिस्टम तुरंत शांत हो गया। इस क्षण किनबुई ने शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है। आपकी बातें सुनना 10 साल की पढ़ाई को बर्बाद करने जैसा है। अगर मैं अपनी साधना पूरी करने के बाद भी कोई खजाना हासिल नहीं कर पाता तो आप मुझे उसका मुआवजा देंगे। हालांकि किनबुई को इस बार बच निकलने के लिए वाकई अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। जो साधारण लोग किनबुई की तरह कार्य करने का साहस करते हैं, अपनी दैवीय चेतना के आधे हिस्से को विभाजित करके उसे चकनाचूर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। किनबुई का जीवित रहना एक ओर तो भाग्य के कारण था, और दूसरी ओर यह इस तथ्य के कारण भी था कि उसके समग्र गुण अत्यधिक विकृत थे, जिनमें से प्रत्येक बिना किसी कमी के वर्तमान सीमा तक पहुंच गया था। किनबुई ने सिस्टम की सतही और जानकारीहीन व्याख्या के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उस जानकारी के बारे में सोचा जो सिस्टम ने जानबूझकर या अनजाने में प्रकट की हो सकती है। अभी अभी मैंने जो 2 सवाल पूछे उनमें से एक खुद से है, इसका क्या मतलब है? किनबुई ने मन ही मन सोचा। काफी देर सोचने के बाद भी वह 1, 2 या 3 में से कुछ भी तय नहीं कर पाया, इसलिए उसे फिलहाल इसे अपने मन में ही रखना पड़ा। इस जागरण मिशन के परिणाम स्वरूप कुल 10 एट्रीब्यूट पॉइंट और एक टूटा हुआ ब्लेड का टुकड़ा प्राप्त हुआ। किनबुई ने भंडारण स्थान से टूटा हुआ ब्लेड निकाला। डेंटियन सीढ़ी पर बची हुई तस्वीर के अंत में किनबुई ने देखा कि हत्यारा ब्लेड नोक से लेकर मोड़ तक कई टुकड़ों में चकनाचूर हो गया था। उसके सामने मौजूद ये टुकड़ा शैली को देखकर ऐसा लगता है कि यह किलिंग ब्लेड का सिरा है। किनबुई ने अपने हाथ में मौजूद पूरी किलिंग ब्लेड और ब्लेड की नोक के इस अतिरिक्त टुकड़े को कुछ संदेह के साथ देखा और काफी देर तक ये समझ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। सिस्टम, बाहर आओ और बताओ कि क्या हो रहा है, किनबुई ने मन ही मन पुकारा। खैर, यह बहुत आसान है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेजबान को भुगतान करना होगा, केवल 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स, सिस्टम ने विनम्रता से कहा। इसके लिए पैसे मांगने में तुम्हें शर्म आ रही है? क्या तुमने अभी अभी मुझसे यह नहीं कहा था कि तुम मुझसे एक सवाल का जवाब मुफ्त में दोगे? किनबुई ने अपने बेचैन दिल को काबू में रखते हुए कहा। इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है, सिस्टम ने एक सामान्य लहजे में कहा। धिक्कार है, क्या इसे ही जवाब कहते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती?
किनबुई ने गुस्से से कहा। खांसी खांसी टेंडर मेजबान, चिंता मत करो, आपने जो कहा वह अनुचित नहीं है, तो यह प्रश्न आपके लिए निःशुल्क है। यह देखकर सिस्टम ने धैर्यपूर्वक और दयनीय ढंग से समझाया। यह घातक तलवार जो आप अभी पकड़े हुए हैं, हालांकि मैंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है, लेकिन इसमें केवल दिखावटी शक्ति है, इसकी वास्तविक चरम शक्ति नहीं है। आपको बस अपने हाथ में मौजूद टुकड़ों को सही जगह पर रखना है, बाकी का संलग्न कार्य मैं मुफ्त में कर दूंगा। इस प्रणाली ने अंत में विशेष रूप से मुफ्त शब्द पर जोर दिया। जाहिर है कि उसे यह भी लग सकता है कि यह थोड़ा सा धोखा है, और वह इस तरह से किनबुई को बेहतर महसूस कराना चाहती है। सिस्टम के इस हल्के फुल्के बयान को सुनकर किनबुई थोड़ी हैरान हुई, लेकिन सिस्टम की क्षमता से नहीं, क्योंकि किनबुई को सिस्टम की क्षमता पर कभी संदेह नहीं था। जिस बात ने उसे चौंका दिया वह ये थी कि किलिंग ब्लेड, जो स्पष्ट रूप से उसी रैंक के शीर्ष स्तर पर था, वास्तव में अपने पूर्ण रूप में नहीं था। अपने हृदय में थोड़ी सी लालसा लिए उसने इस टूटी हुई ब्लेड की नोक को किलिंग ब्लेड की नोक पर रख दिया। दोनों बिना किसी बाधा के एक दूसरे के संपर्क में आए और पानी और दूध की तरह आपस में विलीन हो गए। जब ब्लेड की नोक पूरी तरह से किलिंग ब्लेड में समाहित हो गई, तो किलिंग ब्लेड पूरी तरह से हिलने लगी और उससे ब्लेड जैसी आवाज आने लगी। झेंग। किनबुई ने अपने हाथ में किलिंग ब्लेड को महसूस किया। पहले से थोड़ा अलग यह था कि किलिंग ब्लेड से निकलने वाली हत्या की भावना और भी अधिक प्रबल थी। किलिंग ब्लेड सूचना पैनल खोलने पर पहले की तुलना में जो अंतर था वह यह था कि किलिंग ब्लेड में हमले की क्षमता में अतिरिक्त 10% की वृद्धि हो गई थी। एक छोटा सा टुकड़ा भी हमले की शक्ति में 10% की वृद्धि कर सकता है, जो कि बहुत ही भयावह बात है। साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, यह वृद्धि उतनी ही भयावह हो सकती है। इस समय किनबुई अपने दिल में यह जानने के लिए उत्सुक था कि किलिंग ब्लेड के सभी टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद किस प्रकार का वृद्धि प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद किनबुई ने किलिंग स्वॉर्ड टेक्निक में चौथे स्तर तक प्रगति की और फिर अपने आप में 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स जोड़े और व्यक्तिगत जानकारी पैनल खोला। नाम किनबुई, स्वर्गीय निर्जन शरीर प्राथमिक, सभी विशेषताओं में 5% की वृद्धि। संवर्धन, चौथा स्तर रूपांतरण ईश्वर मध्य चरण 164/200, संख्या 164, गति 164, सहन शक्ति 164, आक्रमण 164, रक्षा 164, भाग्य 164। किलिंग ब्लेड चौथा स्तर 164/200, टूटा हुआ ब्लेड 1/9, हमले में 10% की वृद्धि, आक्रमण 164, हत्या तलवार तकनीक चौथा स्तर 164/200, आक्रमण 164, नीला ड्रैगन चौथा स्तर 164/200। किनबुई को ऐसा महसूस हुआ मानो वह दो हिस्सों में बंट गया हो, एक हिस्सा तर्कसंगत हो और दूसरा हिस्सा उन्मादपूर्ण नरसंहार में लीन हो। उसका शरीर बीच से दो हिस्सों में बंटा हुआ था, उसकी बाईं आंख साफ थी, जबकि उसकी दाहिनी आंख से जानलेवा इरादा झलक रहा था। वह लगातार अराजकता और स्पष्टता के बीच झूलता रहता था। इस विरोधाभासी और अव्यवस्थित स्थिति के कारण किनबुई को ऐसा महसूस हुआ मानो वह लगातार एक विस्थापित अंतरिक्ष समय में घूम रहा हो। एक स्थिर अवस्था प्राप्त करने में असमर्थ, वह अपने अवचेतन में नरसंहार के क्षरण के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहा था। अपनी हिंसक अवस्था में किनबुई की आवाज कर्कश थी और वह दहाड़ते हुए बोला, मारो, सब कुछ नष्ट कर दो, मैं बिल्कुल भी इसके आगे नहीं झुक सकता, मुझे अपना मन स्थिर रखना होगा। किनबुई ने अपनी शांत अवस्था में बुदबुदाया। किसी व्यक्ति के लिए सबसे कठिन काम खुद से लड़ना होता है। खुद को दुश्मन मानना तो आसान है, लेकिन जब आप वास्तव में ऐसा करते हैं तो यह ऐसा है जैसे आप अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ को मोड़ने की कोशिश कर रहे हों। आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई परिणाम न दिखे। इतना ही नहीं, हत्या करने का इरादा पहले ही उसकी दैवीय चेतना द्वारा समाहित हो चुका था और उसके अवचेतन मन का हिस्सा बन गया था। अवचेतन मन से हत्यारी चेतना को पलटने की कोशिश करना एक मूर्ख के सपने जैसा था, एक कल्पना की तरह अवास्तविक। होंग लियान पिछले 3 महीनों से किनबुई की स्थिति पर नजर रख रही थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि किनबुई इतने लंबे समय तक प्रतिरोध करती रहेगी। इसके अलावा लगातार मारने के लिए जन्मी एक लाइफ ब्लेड होने के नाते वह मूल रूप से इस इंसान को स्वीकार नहीं कर सकती थी जो एक चींटी से ज्यादा मजबूत नहीं था। किनबुई की ओर देखते हुए होंग लियान ने कहा, तुम जो कर रहे हो वह व्यर्थ है। प्राचीन काल से ही नरसंहार से क्षत विक्षत हुए लोग या तो पागल हो जाते हैं या मर जाते हैं। बहुत कम लोग ही जीवित बच पाते हैं और होश में रहते हैं। कुछ देर रुकने के बाद होंग लियान ने आगे कहा, जाहिर है आप उन कुछ लोगों में से नहीं है। होंग लियान सही थी। नरसंहार से कमजोर होकर और प्रतिरोध छोड़ देने से आप एक ऐसे पागल बन जाएंगे जिसे केवल मारना ही आता है। वहीं प्रतिरोध न छोड़ने और खुद से ही प्रतिस्पर्धा करने से अंततः आपका दिमाग थक जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। होंग लियान की बातें सुनकर किनबुई ने अपनी स्पष्टता का लाभ उठाते हुए कहा, होंग लियान, जीवन को नष्ट कर दो, फिर तुम ध्यान से देखना कि क्या मैं तुम्हारा स्वामी होने के नाते जीवित रह सकता हूँ और होश में आ सकता हूँ। जिस क्षण से उसने किल लाइफ ब्लेड को अपने हाथ में लिया, उसी क्षण से वह अपने स्वामी को खा जाने की योजना बना रही थी। उसे पहले समझ नहीं आया था कि किल लाइफ ब्लेड ने तांग परिवार में उसकी मदद करने के लिए कदम क्यों उठाया, लेकिन अब किनबुई समझ गई थी। यह सब इसलिए था क्योंकि किल लाइफ ब्लेड चाहती थी कि वह उसके हाथों मर जाए। किल लाइफ ब्लेड, जिसे कभी स्वर्गिक दरबार के स्वामी हाओ तियान ने धारण किया था, वह स्पष्ट रूप से अंदर से खुद को और दूसरों को भी नीचा समझती थी। यदि उसकी मृत्यु किसी और के हाथों होती तो यह अभिमानी होंग लियान का अपमान होता। किनबुई के शब्दों में स्वामी शब्द सुनकर होंग लियान की आंखों में हत्या का भाव और गहरा हो गया। उसने किनबुई को चिढ़ाने की इच्छा से उसकी ओर देखा, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर किनबुई इसी तरह उसका विरोध करता रहा तो जल्द ही उसका दिमाग थक जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने व्यंग्य भरे शब्दों को मन में ही दबाकर ठंडे स्वर में कहा, मैं मरने की कगार पर खड़े एक छोटे से हुआ शेन स्तर के साधक के बारे में क्यों परेशान हूँ? अगर मैं तुम्हें अपनी बात मनवाने दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। किनबुई ने होंग लियान को कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से लड़ना जारी रखा। 6 महीने बाद किनबुई पाती मारकर जमीन पर बैठ गया। उसकी थोड़ी सिकुड़ी हुई भौहें धीरे धीरे शिथिल हो गई और उसके चेहरे पर एक लंबे समय से खोई हुई सहजता और मुस्कान दिखाई दी। इन 6 महीनों के दौरान उसने पहले अपने मन से हत्या के इरादे का मुकाबला किया और बाद में जब स्थिति गंभीर हो गई तो उसकी दैवीय चेतना ने सभी हत्या के इरादे को अवशोषित कर लिया और इसे स्वयं के खिलाफ लड़ाई में बदल दिया। इस दौरान हर पल, हर मिनट, हर सेकंड एक साल जैसा लग रहा था और कष्ट सहते हुए भी किनबुई ने वर्तमान संकट को हल करने में मदद के लिए अपने दिल में मौजूद व्यवस्था का आह्वान नहीं किया।
इसके बजाय वह खुद ही मौजूदा संकट से निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। अगर वह सिस्टम को बुलाता तो शायद सिस्टम उसे इस मुश्किल से उबरने में मदद कर पाता, लेकिन यह लड़ाई उसके और उसके हथियार के बीच की थी। किन बुई के मन में दृढ़ निश्चय था, यहाँ तक कि किसी भी क्षण नरसंहार में गिरने के खतरे के बावजूद किन बुई ने समझौता नहीं किया, न ही किसी से मदद मांगी। जैसा कि कहावत है, मेहनत का फल जरूर मिलता है, और किन बुई ने वास्तव में एक व्यवहारिक प्रतीत होने वाला तरीका खोज निकाला। उसके मन में रक्त के लाल रंग से मिश्रित सुनहरी दिव्य चेतना को देखते हुए इसे हत्यारा दिव्य चेतना कहना शायद अधिक उपयुक्त होगा। सबसे पहले वह तीव्र गति से कार्रवाई करते हुए धीरे धीरे हत्या की दिव्य चेतना से हत्या की मंशा को अलग कर देगा। ये सोचते हुए किन बुई ने अपनी योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया और उसके दिमाग में मौजूद हत्या की दिव्य चेतना पूरी गति से काम करने लगी। किन बुई ने अपनी दिव्य चेतना को सावधानी पूर्वक नियंत्रित करते हुए धीरे धीरे वध से सने हुए हिस्सों को अलग किया। किन बुई की हरकतों को भांपते हुए होंग लियान की आंखों में समझ और अविश्वास भर गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये चींटी क्या करने की कोशिश कर रही है। पिछले 6 महीनों में किन बुई के विभिन्न प्रदर्शनों ने उसे लगातार नाखुश किया था। जब भी उसे लगता था कि किन बुई हार मानने वाली है, किन बुई अप्रत्याशित रूप से प्रतिरोध जारी रख सकती थी। एक और महीना बीत गया। इस समय किन बुई के मस्तिष्क में दिव्य चेतना स्पष्ट रूप से विभाजित थी। एक तरफ सुनहरा रंग था और वध से अछूता था, और दूसरी तरफ रक्त लाल रंग था और वध से भरा हुआ था। उन भयावह हिस्सों को अलग करने के बाद किन बुई की दिव्य चेतना आधे से भी अधिक सिकुड़ गई थी। चीलना, किन बुई चिल्लाया। हत्या करने की दिव्य चेतना कुछ समय के लिए किन बुई के मस्तिष्क से बाहर निकल गई। किन बुई जमीन से उठा, अपनी आंखें खोली, और उसकी आंखों में किसी भी प्रकार की हत्या की मंशा का कोई निशान नहीं था। होंग लियान ने उसे हतोत्साहित करते हुए कहा, यह बेकार है, भले ही आप अस्थायी रूप से इस घातक दिव्य चेतना को हटा दें, ये हमेशा आपके शरीर में वापस आ जाएगी। उस समय भी आप नरसंहार में फंसने की स्थिति से नहीं बच पाएंगे। किन बुई ने होंग लियान की ओर मूर्खतापूर्ण ढंग से देखा और ठंडे स्वर में कहा, कब तुम्हारी बारी आएगी एक हथियार की तरह अपने मालिक को सबक सिखाने की। होंग लियान चिढ़ गई और बोली, तुम। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, किन बुई ने बिना किसी शिष्टाचार के उसे बीच में ही रोक दिया। चुप रहो, परेशान करने वाली। होंग लियान के पास जाकर उसने होंग लियान के हाथ में पकड़ी हुई जीवन नाशक तलवार छीन ली और किन बुई ने ऐसी आवाज में कहा जिसमें कोई भावना नहीं झलक रही थी, छोटी होंग लियान, ध्यान से देखो कि तुम्हारा गुरु आगे क्या करता है। क्लैंग, किन लाइफ ब्लेड को बाहर निकालते हुए ब्लेड किन बुई के नियंत्रण से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। बूम, किन बुई ने अपनी मुट्ठी कस ली और अपने शरीर को एक बड़े धनुष की तरह फैलाकर किन लाइफ ब्लेड की ओर जोरदार प्रहार किया। चुप रहो, किन बुई ने अपने स्वर में थोड़ी सी नाराजगी के साथ कहा। मिट्टी की मूर्ति में भी थोड़ा क्रोध होता है, तो फिर किन बुई जैसे जीवित व्यक्ति में तो और भी क्रोध होगा। होंग लियान उसे आधे साल से भी अधिक समय से जीवन और मृत्यु के बीच झूलने पर मजबूर कर रही थी। इस समय होंग लियान अभी भी हंगामा खड़ा करना चाहती थी और किन बुई का मूड स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं था। ज़ेंग, किन लाइफ ब्लेड ने चीख मारी। खांसी, होंग लियान की तबीयत ठीक नहीं थी और उसके चेहरे पर लाली छाई हुई थी क्योंकि उसके शरीर पर हमला हुआ था। किन बुई की निर्भक्षी निगाहों को देखकर होंग लियान ने अपने चांदी जैसे दांत पीसकर बिना पीछे हटे उसे घूर कर देखा। हम्फ, होंग लियान को पता नहीं था कि वह क्या सोच रही है। उसने ठंडी सी सांस ली और किन लाइफ ब्लेड ने संघर्ष करना बंद कर दिया जिससे किन बुई उसे अपने हाथ में पकड़ सके। किन लाइफ ब्लेड को पकड़े हुए किन बुई ने रक्त की तरह कत्लेआम से भरी दिव्य चेतना के समूह को देखा और चिल्लाया, जानलेवा हत्या नरसंहार। किन लाइफ ब्लेड 1 सेकंड में दसियों हजार बार कंपन करता हुआ संहारक दिव्य चेतना के समूह की ओर वार करता हुआ आगे बढ़ा। क्लैंग, एक ही वार के बाद उस भयावह दिव्य चेतना की सतह कांपती रही और उसे सामान्य होने में काफी समय लगा। फुफ, किन बुई के मुंह से खून का एक बड़ा घूंट फूट निकला। हालांकि उसकी दैवीय चेतना छीन ली गई थी, फिर भी वह किन बुई की दैवीय चेतना का एक हिस्सा थी। जीवन रक्षक तलवार से बदकारी दिव्य चेतना पर प्रहार करना स्वयं किन बुई पर प्रहार करने के समान ही था। हृदय से जुड़ी 10 उंगलियों का दर्द भी इसके 10,000वें हिस्से के बराबर नहीं था। बिना किसी झिझक के किन बुई ने एक बार फिर अपनी छुरी लहराई और बदकारी दिव्य चेतना की ओर वार किया। जीवन हत्या विनाश। किन बुई के सामने कई हजार मीटर व्यास का एक गोलाकार चंद्रमा प्रकट हुआ और उस गोलाकार चंद्रमा ने संहारक दिव्य चेतना को घेर लिया। हजारों की संख्या में किन लाइफ ब्लेड के प्रेत गोलाकार चंद्रमा में तैर रहे थे और चाकुओं की नोकें बदकारी दिव्य चेतना की ओर इशारा कर रही थी। किन बुई ने चाकू से वार करते हुए चिल्लाकर कहा, काटो। क्लैंग क्लैंग, खटखट, गोल चंद्रमा विलीन हो गया और संहारक दिव्य चेतना की सतह कुछ देर के लिए कांप उठी, मानो वह किसी भी समय फट सकती हो, अंततः स्थिर होने से पहले। क्या तुम पागल हो? होंग लियान ने अविश्वास से कहा। वह सचमुच अपने सामने खड़े इस इंसान को समझ नहीं पा रही थी। अपनी चींटी जैसी साधना को दरकिनार करते हुए वह अपने जीवन को एक खजाने की तरह संजोकर रखता था। अगर उसे बाहरी दुनिया से जरा सा भी खतरा होता तो वह खरपतवारों को काटकर जड़ से उखाड़ फेंकने और सभी खतरों को शुरुआत में ही खत्म करने के लिए बेताब हो जाता। लेकिन कभी कभी वह बहुत विरोधाभासी हो जाता था, एक पागल आदमी की तरह जो बिना किसी झिझक के जुए की मेज पर अपनी जान दांव पर लगा सकता था। खांसी। किन बुई के मुंह के कोने से खून बह रहा था और उसी समय उसके दिमाग में चक्कर आने जैसा महसूस हो रहा था। उसने होंग लियान को नजरअंदाज कर दिया। जब उसके दिमाग में चक्कर आना थोड़ा कम हुआ तो उसने किल लाइफ ब्लेड को पकड़ा और तीसरी छुरी को बाहर निकाल दिया। किल लाइफ डेथ डोमेन। किल लाइफ ब्लेड की नोक से एक हल्की रोशनी निकली और देखते ही देखते बाल जितनी पतली हो गई। स्लैश। किन बुई चिल्लाया। स्विश। मंद प्रकाश अत्यंत तेजी से संहारक दैवीय चेतना की ओर बढ़ा और उस पर आक्रमण कर दिया। क्लैंग। बूम। एक तेज आवाज आई और संहारक दिव्य चेतना अपनी स्थिरता बनाए रखने में असमर्थ रही और पल भर में विस्फोट हो गया। विस्फोटित नरसंहारी दैवीय चेतना बिखर गई और विस्फोट के साथ ही उसमें समाहित पागलपन, क्रूरता, शीतलता, रक्त पिपासा आदि तेजी से विलीन हो गए। केवल शुद्ध नरसंहार ही शेष रह गया। खांसी। किन बुई ने मुंह भरकर खून थूका। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया और वह कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ा। व्यक्तिगत रूप से उसकी दैवीय चेतना का आधा हिस्सा चकनाचूर हो गया था, जिसका खतरा बाहरी लोगों को ज्ञात नहीं था, और यदि वह सावधान नहीं रहा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसमें ज्यादातर किस्मत का साथ था, साथ ही खुद के प्रति निर्मम और निर्णायक होने का गुण भी था।
जमीन पर बेसुध पड़े किनबुई ने होंग लियांग से हल्के फुल्के व्यंग्य भरे लहजे में कहा, लगता है इस बार स्वामी होने के नाते मेरी ही जीत हुई है। अफसोस की बात है कि मुझे मारने की तुम्हारी सुनियोजित योजना सफल नहीं हुई। होंग लियांग ने ठंडी सी आवाज निकाली और कुछ नहीं कहा। उसकी कोमल उंगली ने किनबुई के माथे की ओर इशारा किया और एक सूचना किनबुई के दिमाग तक पहुंच गई। किल लाइफ स्वॉर्ड टेक्निक का चौथा रूप आत्मा का प्रकीर्णन। आत्मा को बिखेरने के अलावा एक अतिरिक्त साधना तकनीक भी थी। इस साधना तकनीक में संसार में मौजूद सभी प्रकार के दिव्य इंद्रियों को शुद्ध करने और फिर उन्हें अपने उपयोग के लिए आत्मसात करने का तरीका दर्ज किया गया है। किनबुई ने कुछ आश्चर्य से होंग लियांग की ओर देखा और होंग लियांग ने ठंडे चेहरे से कहा, ज्यादा मत सोचो, मैं बस इतना नहीं चाहता कि तुम्हारी मौत किसी और के हाथों हो। होंग लियांग के बोलने के बाद वह फिर नहीं बोली और किनबुई ने होंग लियांग द्वारा बताई गई साधना तकनीक के अनुसार साधना शुरू कर दी। उसने अपने सामने की दुनिया में बिखरी हुई विनाशकारी दिव्य चेतना को शीघ्रता से एकत्रित कर लिया। साधना विधि में जो लिखा था उसके अनुसार किनबुई ने इस शुद्ध बदकारी दिव्य चेतना को निरंतर शुद्ध करना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद नरसंहार के दिव्य अर्थ में कोई निशान नहीं बचा था और यह अपनी स्वर्णिम अवस्था में लौट आया। उसके मस्तिष्क में मौजूद दिव्य चेतना ने धीरे धीरे उसके सामने सामान्य अवस्था में लौट आए दिव्य चेतनाओं के समूह को खोज निकाला और आत्मसात कर लिया। 15 मिनट से भी कम समय में सब कुछ समाहित हो गया। इसे समाहित करने के बाद किनबुई का चेहरा फिर से लाल हो गया और उसके शरीर की कमजोरी दूर हो गई। डिंग, जागृति मिशन पूरा हुआ। मिशन पुरस्कार जारी कर दिए गए हैं। ड्रिप, होस्ट के पास 3 घंटे का ठहरने का समय है। इस अवधि के दौरान आप किसी भी समय वापस आ सकते हैं। 3 घंटे के बाद आपको वापस आना ही होगा। सिस्टम से यह सूचना सुनकर कि जागृति मिशन पूरा हो गया है, किनबुई की पिछले 6 महीनों से तनावग्रस्त आत्मा को आखिरकार थोड़ी राहत मिली। फिर किनबुई की आंखों में धुंधलापन छा गया और जब उसकी दृष्टि फिर से स्पष्ट हुई तो वह लिंगशियाओ महल के बाहर था और अभी भी उसी मुद्रा में था जिस मुद्रा में वह 6 महीने पहले लिंगशियाओ महल में प्रवेश किया था। उसके सामने लिंगशियाओ महल का द्वार कसकर बंद था, मानो वह कभी खुला ही न हो। लिंगशियाओ महल की धब्बेदार परिधि युद्धों के निशानों से भरी हुई थी। पिछले 6 महीनों में जो कुछ भी हुआ था वह एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन किनबुई समझ गई थी कि यह निश्चित रूप से एक सपना नहीं था। किनबुई ने प्रणाली की शक्ति पर मन ही मन आहभरी और इस जागृत गुप्त क्षेत्र से प्राप्त लाभों का सारांश प्रस्तुत किया जो काफी फलदायी थे। उन्होंने किलिंग स्वॉर्ड टेक्निक की पहली और दूसरी शैलियों के सार के साथ साथ आगे बढ़ने के मार्गों में भी पूर्ण महारत हासिल कर ली थी। इसके अलावा उन्होंने किलिंग लाइफ स्वॉर्ड टेक्निक की चौथी शैली सोल स्कैटरिंग भी प्राप्त कर ली। आत्मा प्रकीर्णन शैली एक दिव्य चेतना आक्रमण है। जैसे जैसे साधक की साधना शक्ति बढ़ती जाती है उनकी जीवन रक्षक और जीवित रहने की क्षमता में काफी वृद्धि होती है। इस अवस्था में शारीरिक शरीर का विनाश किसी प्रबल दैवीय चेतना वाले साधक को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक दैवीय चेतना मुक्त हो सकती है वे किसी भी नश्वर प्राणी को वश में कर सकते हैं और उसमें पुनर्जन्म ले सकते हैं। बस शारीरिक साधना को फिर से शुरू करने की जरूरत है, लेकिन इस स्तर पर पर्याप्त संसाधनों वाले साधकों के लिए अपनी साधना में सुधार करने में बस कुछ ही समय लगेगा। आत्मा का विखंडन साधक की दिव्य चेतना को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिससे शक्तिशाली साधक वास्तव में अंदर से मर जाता है। सोल स्कैटरिंग की प्रस्तावना पढ़ने के बाद किनबुई की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। आत्मा प्रकीर्णन की उपस्थिति से किनबुई की युद्ध शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होगी। किनबुई की दिव्य चेतना रूपांतरण देव क्षेत्र को पार कर चुकी है और शोधन शून्य क्षेत्र की तीव्रता तक पहुंच चुकी है। शुद्धिकरण शून्य क्षेत्र की दिव्य अनुभूति आत्मा के प्रकीर्णन के साथ मिलकर पंखों वाले बाग की तरह है। यद्यपि गुप्त क्षेत्र को जागृत करना खतरनाक है, लेकिन इसके लाभ भी स्पष्ट है। किनबुई इस समय अच्छे मूड में था, लेकिन जब उसने सिस्टम की जटिल प्रक्रियाओं के बारे में सोचा तो वह सिस्टम को फोन करने से खुद को रोक नहीं पाया। सिस्टम, बाहर आओ, किनबुई ने जोर से कहा। मैं यहाँ हूँ मेजबान, आपकी सेवा करके मुझे खुशी हुई, सिस्टम ने थोड़े से प्रशंसा भरे लहजे में कहा। सिस्टम की बातें सुनकर किनबुई क्रोधित हो गई और कुछ असंतुष्टि के साथ बोली, क्या आपको मुझे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? मेजबान, आपको किस तरह का स्पष्टीकरण चाहिए? सिस्टम ने संदेह से पूछा। सिस्टम को भ्रमित होने का नाटक करते देख किनबुई ने स्पष्ट रूप से कहा, 170 गुणांक जो 17 मिलियन निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों के बराबर है, क्या यह हत्या की मंशा को दबाने का प्रभाव है? मेजबान, आपको यह जानना चाहिए कि हत्या करने की इच्छा को दबाना बहुत ऊर्जा खपत करने वाला काम है। ये कीमत पहले से ही बहुत उचित है। क्या आपको लगता है कि यह बहुत कम है? मैं आपके लिए कुछ और जोड़ दूं। सिस्टम ने उस खाते को अस्वीकार करने का एक मनमाना रवैया अपनाया और उसके शब्दों में धमकी का भी संकेत था। किनबुई को पूरा यकीन था कि अगर वह इस मामले को आगे बढ़ाता रहा तो सिस्टम निश्चित रूप से मौके पर कीमत बढ़ा देगा और अगर ऐसा हुआ तो उसे थोड़ा नुकसान होगा। मन ही मन व्यवस्था को कोसने के बाद किनबुई ने चुप रहने और व्यवस्था को नजरअंदाज करने का निर्णायक निर्णय लिया। किनबुई की चुप्पी देखकर सिस्टम ने उसे सांत्वना देने के लिए अपना मुंह खोला। मेजबान महोदय, इस बार आपने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दूंगा। किनबुई के मन में कई सवाल उठ रहे थे और यह सुनकर उसने तुरंत पूछा, क्या स्वर्गिक दरबार में हुए अंतिम युद्ध के बाद हाउटियन अभी भी जीवित था? यही वह जवाब था जिसे किनबुई इस समय सबसे ज्यादा जानना चाहती थी। अगर हाउटियन अभी भी जीवित है और उसके पास उसका हथियार है तो वह देर सवेर मिल ही जाएगा। कौन जाने हाउटियन का स्वभाव कैसा है, अगर वह खराब मूड में होता और उसे मार डालता तो यह बहुत अन्यायपूर्ण होता। होस्ट की अनुमतियां सूचना देने के लिए पर्याप्त नहीं है, सिस्टम ने उत्तर दिया। क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप एक प्रश्न का उत्तर मुफ्त में देंगे? आप मुझे बता क्यों नहीं सकते? किनबुई ने अवाक होकर कहा। मुफ्त सवाल मुफ्त के भोजन की तरह होते हैं, दुनिया में कौन सा मुफ्त भोजन स्वादिष्ट होता है? सवाल बदलो, सिस्टम ने कहा। लीजी की जुआंग। किनबुई ने मन ही मन इस व्यवस्था की बेशर्मी के लिए उसे शाबाशी दी और आगे पूछा, प्राचीन काल में क्या हुआ था? होस्ट की अनुमतियां सूचना देने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। मेजबान महोदय, कृपया प्रश्न न पूछें, मैं आपके लिए किसी एक प्रश्न का उत्तर बेतरतीब ढंग से दे दूंगा। किनबुई वहां अचंभित खड़ी रही और काफी देर बाद बोली, क्या यह सब ऐसे ही चलता रहेगा? तुम मुझे पूछने तक का मौका नहीं देते। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके द्वारा पूछे गए इन 2 प्रश्नों के उत्तर एक तो आपके भीतर ही है और दूसरा, यदि आप इसे अभी जान लेंगे तो यह केवल आपकी मृत्यु को और भी शीघ्र कर देगा। यह एक यादृच्छिक उत्तर है। आइए मैं आपको गुणों में भाग्य की भूमिका समझाता हूँ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भाग्य का अर्थ है अपने भाग्य को बेहतर बनाना और खजाने और अवसरों को प्राप्त करने की संभावना को बढ़ाना।
बाद के चरण में ऐसा भी संभव है कि आप जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठा लें और वह स्वर्ग का खजाना बन जाए। उत्तर पूरा हो गया है, अगर और कुछ न हो तो मुझे मत बुलाइए। स्पष्टीकरण देने के बाद सिस्टम तुरंत शांत हो गया। इस क्षण किन बुई ने शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है। आपकी बातें सुनना 10 साल की पढ़ाई को बर्बाद करने जैसा है। अगर मैं अपनी साधना पूरी करने के बाद भी कोई खजाना हासिल नहीं कर पाता तो आप मुझे उसका मुआवजा देंगे। हालांकि किन बुई को इस बार बच निकलने के लिए वाकई अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। जो साधारण लोग किन बुई की तरह कार्य करने का साहस करते हैं, अपनी दैवीय चेतना के आधे हिस्से को विभाजित करके उसे चकनाचूर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। किन बुई का जीवित रहना एक और तो भाग्य के कारण था और दूसरी ओर यह इस तथ्य के कारण भी था कि उसके समग्र गुण अत्यधिक विकृत थे, जिनमें से प्रत्येक बिना किसी कमी के वर्तमान सीमा तक पहुंच गया था। किन बुई ने सिस्टम की सतही और जानकारीहीन व्याख्या के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उस जानकारी के बारे में सोचा जो सिस्टम ने जानबूझकर या अनजाने में प्रकट की हो सकती है। अभी अभी मैंने जो 2 सवाल पूछे उनमें से एक खुद से है, इसका क्या मतलब है? किन बुई ने मन ही मन सोचा। काफी देर सोचने के बाद भी वह 1, 2 या 3 में से कुछ भी तय नहीं कर पाया, इसलिए उसे फिलहाल इसे अपने मन में ही रखना पड़ा। इस जागरण मिशन के परिणाम स्वरूप कुल 10 एट्रीब्यूट पॉइंट और एक टूटा हुआ ब्लेड का टुकड़ा प्राप्त हुआ। किन बुई ने भंडारण स्थान से टूटा हुआ ब्लेड निकाला। 19 सीढ़ी पर बची हुई तस्वीर के अंत में किन बुई ने देखा कि हत्यारा ब्लेड नोक से लेकर मूठ तक कई टुकड़ों में चकनाचूर हो गया था। उसके सामने मौजूद ये टुकड़ा शैली को देखकर ऐसा लगता है कि यह किलिंग ब्लेड का सिरा है। किन बुई ने अपने हाथ में मौजूद पूरी किलिंग ब्लेड और ब्लेड की नोक के इस अतिरिक्त टुकड़े को कुछ संदेह के साथ देखा और काफी देर तक ये समझ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। सिस्टम, बाहर आओ और बताओ कि क्या हो रहा है, किन बुई ने मन ही मन पुकारा। खैर, यह बहुत आसान है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेजबान को भुगतान करना होगा, केवल 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स, सिस्टम ने विनम्रता से कहा। इसके लिए पैसे मांगने में तुम्हें शर्म आ रही है? क्या तुमने अभी अभी मुझसे यह नहीं कहा था कि तुम मुझसे एक सवाल का जवाब मुफ्त में दोगे? किन बुई ने अपने बेचैन दिल को काबू में रखते हुए कहा। इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है, सिस्टम ने एक सामान्य लहजे में कहा। धिक्कार है, क्या इसे ही जवाब कहते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? किन बुई ने गुस्से से कहा। खांसी खांसी टिल्डे मेजबान, चिंता मत करो, आपने जो कहा वह अनुचित नहीं है, तो यह प्रश्न आपके लिए निःशुल्क है। ये देखकर सिस्टम ने धैर्यपूर्वक और दयनीय ढंग से समझाया। यह घातक तलवार जो आप अभी पकड़े हुए हैं, हालांकि मैंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है, लेकिन इसमें केवल दिखावटी शक्ति है, इसकी वास्तविक चरम शक्ति नहीं है। आपको बस अपने हाथ में मौजूद टुकड़ों को सही जगह पर रखना है, बाकी का संलग्न कार्य मैं मुफ्त में कर दूंगा। इस प्रणाली ने अंत में विशेष रूप से मुफ्त शब्द पर जोर दिया। जाहिर है कि उसे यह भी लग सकता है कि यह थोड़ा सा धोखा है और वह इस तरह से किन बुई को बेहतर महसूस कराना चाहती है। सिस्टम के इस हल्के फुल्के बयान को सुनकर किन बुई थोड़ी हैरान हुई, लेकिन सिस्टम की क्षमता से नहीं, क्योंकि किन बुई को सिस्टम की क्षमता पर कभी संदेह नहीं था। जिस बात ने उसे चौंका दिया वह ये थी कि किलिंग ब्लेड, जो स्पष्ट रूप से उसी रैंक के शीर्ष स्तर पर था, वास्तव में अपने पूर्ण रूप में नहीं था। अपने हृदय में थोड़ी सी लालसा लिए उसने इस टूटी हुई ब्लेड की नोक को किलिंग ब्लेड की नोक पर रख दिया। दोनों बिना किसी बाधा के एक दूसरे के संपर्क में आए और पानी और दूध की तरह आपस में विलीन हो गए। जब ब्लेड की नोक पूरी तरह से किलिंग ब्लेड में समाहित हो गई तो किलिंग ब्लेड पूरी तरह से हिलने लगी और उससे ब्लेड जैसी आवाज आने लगी। झेंग। किन बुई ने अपने हाथ में किलिंग ब्लेड को महसूस किया। पहले से थोड़ा अलग यह था कि किलिंग ब्लेड से निकलने वाली हत्या की भावना और भी अधिक प्रबल थी। किलिंग ब्लेड सूचना पैनल खोलने पर पहले की तुलना में जो अंतर था वह यह था कि किलिंग ब्लेड में हमले की क्षमता में अतिरिक्त 10% की वृद्धि हो गई थी। एक छोटा सा टुकड़ा भी हमले की शक्ति में 10% की वृद्धि कर सकता है, जो कि बहुत ही भयावह बात है। साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, यह वृद्धि उतनी ही भयावह हो सकती है। इस समय किन बुई अपने दिल में यह जानने के लिए उत्सुक था कि किलिंग ब्लेड के सभी टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद किस प्रकार का वृद्धि प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद किन बुई ने किलिंग स्वॉर्ड टेक्निक में चौथे स्तर तक प्रगति की और फिर अपने आप में 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स जोड़े और व्यक्तिगत जानकारी पैनल खोला। नाम किन बुई, स्वर्गीय निर्जन शरीर प्राथमिक, सभी विशेषताओं में 5% की वृद्धि। संवर्धन, चौथा स्तर रूपांतरण ईश्वर मध्य चरण 164/200, संख्या 164, गति 164, सहन शक्ति 164, आक्रमण 164, रक्षा 164, भाग्य 164, किलिंग ब्लेड चौथा स्तर 164/200, टूटा हुआ ब्लेड 1/9, हमले में 10% की वृद्धि, आक्रमण 164, हत्या तलवार तकनीक चौथा स्तर 164/200, आक्रमण 164, नीला ड्रैगन चौथा स्तर 164/200। इस ज्ञानवर्धक गुप्त क्षेत्र से प्राप्त सभी ज्ञान को आत्मसात करने के बाद किन बुई खंडहरों और टूटी दीवारों से भरे स्वर्गिक दरबार में नहीं रुका, बल्कि वापस लौटने का विकल्प चुना। भारहीनता की तीव्र अनुभूति फिर से हुई और 15 मिनट बाद उसकी दृष्टि वापस आ गई। किन बुई उसी स्थान पर लौट आया जहां से वह गया था। कार्य सूची में शामिल युद्ध मिशन और महाकाव्य मिशन को देखते हुए पूरा करने की समय सीमा केवल लगभग 5 महीने दूर थी। इस गुप्त क्षेत्र को जागृत करने में 7 महीने से अधिक का समय लगा। मिशन की समय सीमा को देखते हुए किन बुई ने मन ही मन आह भरी। सौभाग्य से यह जागरूकता अभियान 1 महीने के भीतर शुरू किया गया था, न कि 1 महीने के भीतर पूरा किया गया। यदि इसे पूरा करने की कोई समय सीमा निर्धारित की जाती तो इस अभियान का खतरा शायद दोगुना हो जाता। उसी समय किन बुई की आभा ब्लू स्टार पर पुनः प्रकट हुई। क्योटो कल्टीवेटर एसोसिएशन का मुख्यालय। वो ने भौहें चढ़ाई और अचानक उसकी निगाहें समय और स्थान की बाधाओं को भेदती हुई उस दिशा में देखने लगी जहां किन बुई था। उसके चेहरे पर जो शिकन थी वह अचानक दूर हो गई और उसके चेहरे पर खुशी का भाव आ गया। 7 महीने पहले किन बुई उसके हाथों से बच निकला था, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह खजाने के पहाड़ के सामने आ गया हो लेकिन खाली हाथ लौट आया हो। किन बुई के भाग जाने के बाद ब्लू स्टार से उसकी आभा गायब हो गई और वो ने उसे खोजने के लिए अपनी पूरी सेना जुटा ली। लेकिन 7 महीने बीत गए और ऐसा लगा जैसे किन बुई दुनिया से गायब हो गई हो। खोज दल को न केवल कोई सुराग नहीं मिला,
बल्कि वो खुद भी अक्सर किन बुई के ठिकाने की जांच करने के लिए बाहर जाते थे। लेकिन उनकी खोजबीन कितनी भी हो, ऐसा लगता था जैसे मिट्टी का बैल समुद्र में चला गया हो, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ठीक उसी समय जब वो हार मानने ही वाला था, किन बुई की आभा फिर से प्रकट हुई। भला इससे वह कितना भी आनंदित क्यों न होता। वो ने जल्दबाजी में कल्टीवेटर एसोसिएशन के मुख्यालय को छोड़ दिया और पूरी गति से उस दिशा की ओर उड़ गया जहां किन बुई था। हमेशा की तरह वो के कार्यालय में आया और पिछले 7 महीनों में कुनलुन संप्रदाय की संसाधन स्थिति पर रिपोर्ट देने की तैयारी कर रहा था। पिछली बार किन बुई द्वारा कुनलुन संप्रदाय को लूटे जाने के बावजूद, हालांकि इससे इसकी नींव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन संप्रदाय के दैनिक संचालन को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आध्यात्मिक पत्थरों और हथियारों को किन बुई ने अपने साथ ले लिया। संप्रदाय का संचालन जारी रखना संभव नहीं था और उसे वो से मदद मांगनी पड़ी। आखिरकार संपूर्ण कुनलुन संप्रदाय की वास्तविक नींव वो के पास ही थी। वो कोई ने दफ्तर का दरवाजा खुला देखा, लेकिन वो अंदर नहीं था। उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, यह सोचकर कि वो बस एक साधारण यात्रा पर निकला होगा। किन बुई पूरी गति से समुद्र के किनारे उड़ रहा था। समय बहुत कम था। उसकी वर्तमान शक्ति के साथ कुनलुन सीक्रेट दायरे का कोई भी रिफाइनिंग बोर्ड दायरे का विशेषज्ञ उसे आसानी से मार सकता था। इस बारे में सोचते हुए पिछले 7 महीनों में कुनलुन संप्रदाय की फिर से छानबीन की जा सकती है, किन बुई ने सोचा। जैसे ही किन बुई अपने मन में योजना बना रहा था, वो उसकी नजरों के सामने प्रकट हो गया। किन बुई को देखते ही वो ने बिना कुछ कहे हमला कर दिया। कुनलुन महान पकड़ने वाला हाथ। एक विशाल हाथ हवा में उछलकर किन बुई की ओर बढ़ा। फिर से यही चाल, किन बुई ने मन ही मन सोचा। ऊपर देखते ही उसने पाया कि एक बड़ा हाथ तेजी से उसकी ओर गिर रहा था। क्लैंग। किलिंग लाइफ ब्लेड को बाहर निकालते हुए किन बुई ने ब्लेड को पकड़ा और हवा में मौजूद विशाल हाथ की ओर देखा। जीवन का संहार नरसंहार। किलिंग लाइफ ब्लेड 1 सेकंड में 10,000 बार कंपन करता हुआ विशाल हाथ की ओर तेजी से वार करता है। चे। महान बंदी बनाने वाला हाथ, जिस पर किन बुई को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला था और जिसके चंगुल में वह आ गया था, अब जीवन रक्षक तलवार द्वारा एक चिथड़े की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। यह कैसे संभव है? वो ने अविश्वास भरी निगाहों से किन बुई को देखा। वह बच्चा जिसमें 7 महीने पहले तक कोई प्रतिरोध क्षमता नहीं थी, अब वह आसानी से उसके हमले को तोड़ सकता है। यह सोचकर किन बुई पर मिलने वाले अवसरों को प्राप्त करने की वो की इच्छा और भी प्रबल हो गई। किस प्रकार का चौंकाने वाला अवसर एक रूपांतरण देवता मध्य चरण के साधक को उसके शोधन शून्य क्षेत्र प्रारंभिक चरण के हमले का सामना करने की अनुमति दे सकता है। किन बुई तीव्र हत्या के इरादे से भर गया और चिल्लाया, जीवन का संहार विनाश। इससे पहले कि वो दूसरा हमला कर पाता, किन बुई ने पहले हमला करने का फैसला किया। समुद्र पर कई हजार मीटर व्यास का एक गोलाकार चंद्रमा उदय हुआ, जिसने वो को अपने भीतर समा लिया। गोलाकार चंद्रमा में हजारों की संख्या में किलिंग लाइफ ब्लेड के प्रेत प्रकट हुए, जिनकी ब्लेड की नोकें वो की ओर लक्षित थी। मारना, किन बुई चिल्लाया। हजारों की संख्या में किलिंग लाइफ ब्लेड के प्रेत वो की ओर झपटे हैं। यह रूपांतरण के मध्य चरण के ईश्वर का हमला मुझे भी खतरे में डाल सकता है। यह किस तरह का अवसर है? वो का दिल और भी उग्र हो गया और उसकी आंखें किन बुई को ऐसे देख रही थी मानो वह किसी चलते फिरते मानव आकार के खजाने को देख रहा हो। कुनलुन ब्लेजिंग फ्लेम पाम। गोल चंद्रमा में स्थित वो की हथेलियां धधकती आग की तरह लाल थी, और जैसे ही उसने अपनी हथेली से प्रहार किया, आकाश शीघ्र ही हथेलियों की छाया से भर गया। धधकती लौ जैसी ताड़ की छायाएं आकाश से गिर रहे किलिंग लाइफ ब्लेड के प्रेतों की ओर बढ़ी। बूम बूम, धमाका। आकाश से तेज आवाजें आ रही थी। आकाश में किलिंग लाइफ ब्लेड के प्रेत और ब्लेजिंग फ्लेम पाम की छायाएं आपस में टकराईं, जिससे अनगिनत चिंगारियां उत्पन्न हुई। गोल चंद्रमा गायब हो गया। वो को कोई चोट नहीं आई और उसने लालची निगाहों से किन बुई को देखा। जीवन मृत्यु के क्षेत्र का संहार। किलिंग लाइफ ब्लेड की नोक पर एक धुंधली रोशनी संघनित हुई, जो उंगली के आकार से सिकुड़कर बाल की मोटाई जितनी हो गई थी। काटना। किन बुई की कठोर चीख के साथ मंद प्रकाश बिजली की गति से वो की ओर उड़ गया। स्विश। क्लैंग। वो ने अपना हाथ बढ़ाया और बाल के समान पतली धुंधली रोशनी को पकड़ लिया। अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे से उंगलियों के सिरों को रगड़ा। वो के हाथ में हल्की रोशनी एक छोटी सी चिंगारी की तरह थी और जल्द ही बुझ गई। क्या आपके पास कोई और साधन है? यदि आपके पास केवल यही साधन है तो इनका उपयोग न करें और खुद को शर्मिंदा न करें। वो ने आत्मविश्वास और संयमित भाव से किन बुई से कहा। डेथ डोमेन ब्लेड टेक्निक द्वारा संघनित मंद प्रकाश को आसानी से कुचलते हुए देखकर किन बुई की पुतलियां भी सिकुड़ गईं। स्लॉटर एंड एनिहिलेशन में सुधार से पहले डेथ डोमेन निस्संदेह किन बुई के हाथों में सबसे शक्तिशाली आक्रमण विधि थी, लेकिन स्लॉटर एंड एनिहिलेशन में सुधार के बाद डेथ डोमेन की तीव्रता स्पष्ट रूप से कुछ हद तक असंतोषजनक थी। लगता है मुझे किसी न किसी बिंदु पर मृत्यु क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाने के बारे में सोचना होगा, किन बुई ने मन ही मन सोचा। किन बुई और वो के बीच की लड़ाई बहुत शोरगुल वाली थी और दूर दूर तक फैल गई। इस समय वो की दिव्य चेतना में पहले से ही अन्य रिफाइनिंग वॉर्ड रियल विशेषज्ञ इस स्थान की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। मैंने खूब मजे कर लिए हैं, अब या तो तुम आत्मसमर्पण कर दो या फिर मेरे हाथ पैर न होने के लिए मुझे दोष मत देना। वो के लहजे में धमकी साफ झलक रही थी। उसे जल्दी से लड़ना होगा। यदि अन्य रिफाइनिंग वॉर्ड रियल विशेषज्ञ किन बुई की युद्ध शक्ति को देखें तो एक मूर्ख भी जान जाएगा कि किन बुई के पास अवसर है। उस समय अवसरों को समान रूप से साझा करना एक मामूली बात होगी और शायद पकी हुई बत्तख उसके मुंह से छीनी जा सकेगी। उदाहरण के तौर पर कुनलुन सीक्रेट रियल को ले। वह वो से अधिक शक्तिशाली 3 रिफाइनिंग वॉर्ड रियल परफेक्ट स्टेज विशेषज्ञ है। वह जो रिफाइनिंग वॉर्ड रियल के शुरुआती चरण में है, उन 3 रिफाइनिंग वॉर्ड रियल के पूर्ण चरण के विशेषज्ञों से कैसे मुकाबला कर सकता है? फायर क्लाउड सीक्रेट रियल और वाटर मून सीक्रेट रियल की तो बात ही छोड़ दें। कुनलुन गुप्त तकनीक अमर निष्पादन तलवार। कुनलुन गुप्त तकनीक अमर तलवार का संहार। कुनलुन गुप्त तकनीक परम अमर तलवार। कुनलुन गुप्त तकनीक अमर तलवार को डुबाना। वो के मुंह से 4 छोटी तलवारें निकली, जो हवा में फैलकर तेजी से बढ़ने लगी और झट से एक झांग के आकार की उड़ने वाली तलवारों में बदल गई। उसकी दिव्य चेतना में परिशोधन शून्य क्षेत्र के विशेषज्ञ करीब आते जा रहे थे। वो का चेहरा थोड़ा चिंतित था और उसने चिल्लाकर कहा, कुनलुन गुप्त तकनीक अमर निष्पादन तलवार संरचना। वो की तेज आवाज के साथ ही चारों उड़ने वाली तलवारें किन बुई के शरीर की चारों दिशाओं में स्थिर हो गईं। जाओ। वो ने किन बुई की ओर हाथ से इशारा किया।
स्विश 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 स्विश। हवा को चीरते हुए चारों उड़ती हुई तलवारों ने किन बुई पर हमला किया। बहुत अच्छा, किन बुई चिल्लाया। हत्या नरसंहार। किलिंग ब्लेड एक सेकंड में दसियों हजार बार कंपन करता हुआ अपने सबसे नजदीक मौजूद इमोर्टल स्लॉटरिंग स्वॉर्ड पर हमला करता है। क्लैंग क्लैंग। घातक तलवार और अमर वध करने वाली तलवार आपस में टकराई, जिससे हर तरफ चिंगारियां उड़ने लगी। मेरे लिए खोल दो। अपनी सारी शक्ति को किलिंग ब्लेड पर केंद्रित करते हुए किन बुई चिल्लाया। टकराना। अमर वध करने वाली तलवार काम उठी और किन बुई के कान को छूते हुए निकल गई। हत्या विनाश। कई हजार मीटर व्यास वाला एक अर्धचंद्राकार चंद्रमा फिर से प्रकट हुआ, जिसमें शेष ट्रैपिंग इमोर्टल स्वॉर्ड, डेकेपिटेटिंग इमोर्टल स्वॉर्ड और स्लेइंग इमोर्टल स्वॉर्ड समाहित थे। अर्धचंद्राकार चंद्रमा के भीतर हजारों की संख्या में किलिंग ब्लेड के प्रेत अचानक प्रकट हुए और सभी प्रेत ब्लेड सीधे 3 उड़ती हुई तलवारों की ओर इशारा कर रहे थे। नहीं, किन बुई चिल्लाया। स्विश स्विश स्विश। हजारों की संख्या में मौजूद किलिंग ब्लेड के प्रेतों ने उड़ते हुए हवा का एक झोंका पैदा किया और तीनों उड़ने वाली तलवारों पर हमला कर दिया। हम्फ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे घटिया हथकंडे दिखाने की, मार्क्वेस वू ने तिरस्कार पूर्वक कहा। उसने अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करके अमरवध तलवार को नियंत्रित किया, जो किन बुई के हमले से अपने मार्ग से भटक गई थी। आज मैं तुम्हें असली अमरवध तलवार संरचना दिखाऊंगा, मार्क्वेस वू ने कुछ अधीरता के साथ कहा। अपनी दिव्य चेतना में उन्होंने महसूस किया कि शून्य शोधन क्षेत्र के अन्य साधक पहले से ही निकट थे और किसी भी और देरी से उनका पता चलना अपरिहार्य था। मार्क्वेस वू ने इस हमले में पूरी ताकत लगाने का फैसला किया और उसे किन बुई को हराना ही होगा। उसने अमरवध तलवार को नियंत्रित करते हुए उसे तेजी से फंसाने वाली अमर तलवार, सिर काटने वाली अमर तलवार और वध करने वाली अमर तलवार के साथ मिला दिया। अमरवध तलवार गठन मार डालो। चारों उड़ने वाली तलवारें तेजी से आपस में जुड़ गईं और एक उड़ने वाली तलवार बन गई। जान, मार्क्वेस वू ने किन बुई की ओर इशारा करते हुए कहा। स्विश। एक उड़ने वाली तलवार बनने के बाद अमरवध तलवार संरचना की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई और उड़ने वाली तलवार से संकट की भावना उत्पन्न हुई। सीधे मुकाबले में इसका सामना नहीं किया जा सकता। किन बुई की आंखें सिकुड़ गईं और उसने मन ही मन सोचा। घातक तलवार को पकड़े हुए किन बुई पूरी गति से उड़ गया। हम्फ, तुम भागना चाहते हो, ये कैसे मुमकिन है। मार्क्वेस वू को अपने द्वारा बनाई गई अमरवध तलवार संरचना पर पूरा भरोसा था और वह चिल्लाया। अमर संहारक तलवार संरचना गति। अमरवध तलवार गठन, जो किन बुई का पीछे से पीछा कर रहा था, अचानक तेज हो गया। उसकी गति पहले से कई गुना अधिक हो गई। अमरवध तलवार संरचना द्वारा खुद को चिन्हित किए जाने पर किन बुई ने अपनी पूर्ण गति से उड़ान रोक दी। मार्क्वेस वू, तुमने ही यह चाहा था, किन बुई ने ठंडे स्वर में कहा। एक मामूली कोर फॉर्मेशन मध्य चरण का साधक ऐसी बकवास करने की हिम्मत करता है, तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो, मार्क्वेस वू ने उपहास किया। अमरवध तलवार गठन अमरवध। मार्क्वेस वू की एक जोरदार चीख के साथ अमरवध तलवार संरचना, जो किन बुई की आंखों के सामने एक उड़ती हुई तलवार में विलीन हो गई थी, ने अपने ब्लेड से रक्तमय प्रकाश की किरणें छोड़ी। स्विश। अमरवध तलवार संरचना ने बिजली की गति से किन बुई पर हमला किया। हत्या आत्माओं का बिखराव। किन बुई के हाथ में मौजूद घातक तलवार की धार पलक झपकते ही गायब हो गई। लुप्त हो चुकी हत्यारी तलवार धीरे धीरे किन बुई के मन में उभरने लगी। किलिंग ब्लेड के प्रकट होने के बाद किन बुई के मन में प्रारंभिक चरण की शून्य शोधन क्षेत्र की दिव्य चेतना ऐसी थी मानो किसी सैनिक को उसका सेनापति मिल गया हो। यह घातक तलवार की धार में समाहित हो गया और जैसे जैसे दिव्य चेतना धीरे धीरे घातक तलवार में समाहित होती गई, किलिंग ब्लेड के स्वरूप में बहुत बड़े बदलाव आए और किलिंग ब्लेड के भीतर से एक शुद्ध अत्यधिक घातक इरादा उमड़ पड़ा। पूरी तलवार सुनहरी हो गई। नहीं, किन बुई चिल्लाया। हथेली के आकार में सिकुड़ चुकी वह घातक तलवार तुरंत किन बुई के सामने प्रकट हो गई। अचानक उसके सामने मौजूद किलिंग ब्लेड फिर से गायब हो गया और अगले ही पल वह मार्क्वेस वू के सामने प्रकट हुआ और मार्क्वेस वू के मस्तिष्क की दिव्य चेतना पर हमला कर दिया। ये कैसे संभव है। ये तो वास्तव में दैवीय चेतना का हमला है। मेरे वो परिवार के पास भी दैवीय चेतना के हमले नहीं है। वह शून्य शोधन क्षेत्र की दिव्य इंद्रिय तीव्रता कैसे धारण कर सकता है। यह मार्क्वेस वू को सोल स्कैटरिंग ब्लेड तकनीक देखकर विश्वास नहीं हुआ। किन बुई का हमला अपरिहार्य था। मार्क्वेस वू ने दांत पीसते हुए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करते हुए अमरवध तलवार गठन को नियंत्रित किया और अपनी पूरी ताकत से किन बुई पर हमला किया। रक्त के रंग की लाल रंग की अमरवध तलवार संरचना और सुनहरी हथियारी तलवार ने लगभग एक साथ एक दूसरे पर हमला किया। किलिंग ब्लेड के हाथ से निकल जाने के बाद किन बुई ने हमलावर अमरवध तलवार गठन को देखा और तेजी से पीछे हट गया। हाँ, अमरवध तलवार संरचना द्वारा निर्मित रक्त के रंग की उड़ने वाली तलवार किन बुई के शरीर को भेदते हुए किन बुई के हृदय से लगभग 1 सेंटीमीटर दूर से गुजरी। पफ। किन बुई ने मुंह भरकर खून थूका, जिसमें आंतरिक अंगों के टुकड़े हल्के से मिले हुए थे। गंभीर रूप से घायल किन बुई ने अपनी छाती में हुए रक्त के छेद से खून बहना बंद किया और फिर मार्क्वेस वू पर ध्यान केंद्रित किया। स्विश। मार्क्वेस वू के सामने मौजूद हथियारी तलवार का हथेली के आकार का ब्लेड एक बार फिर धुंधला होकर गायब हो गया। अगले ही पल यह बात मार्क्वेस वू के दिमाग में प्रकट हो गई। हाँ, मार्क्वेस वू के मस्तिष्क में प्रवेश करने वाले घातक ब्लेड ने मार्क्वेस वू की दिव्य चेतना पर हमला किया। घोड़ा। मार्क्वेस वू के दिमाग में एक तेज आवाज गूंजी। घातक तलवार ने मार्क्वेस वू की दिव्य चेतना पर भयंकर प्रहार किया। नहीं नहीं नहीं। किलिंग ब्लेड ने मार्क्वेस वू के दिमाग में भारी उथल पुथल मचा दी। दरार। असंख्य बारों के बाद मार्क्वेस वू की दिव्य चेतना से अंडे के छिलके के टूटने जैसी आवाज आई। दरार दरार। मार्क्वेस वू की दिव्य चेतना से लगातार अंडे के छिलके टूटने की आवाज आ रही थी। टकराना। किलिंग ब्लेड के कई हमलों को झेलने के बाद मार्क्वेस वू के मस्तिष्क में मौजूद दिव्य चेतना अभिभूत हो गई। मस्तिष्क में धमाकों की गूंज सुनाई दी। उनकी दिव्य चेतना बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और मार्क्वेस वू की चीखें सैकड़ों मील दूर तक सुनाई दी। मार्क्वेस वू की ओर उड़ रहे तीनों शून्य शोधन क्षेत्र के विशेषज्ञों ने चीख सुनी और अपनी उड़ान की गति बढ़ा दी और किन बुई और मार्क्वेस वू की ओर उड़ने लगे। चीखों से तो यही लगता है कि यह कुल्लुन गुप्त क्षेत्र के मार्क्वेस वू है। बेहद खूबसूरत और चेहरे पर हल्की सी उदासीनता लिए एक महिला ने कहा। सिल्वर मून, मार्क्वेस वू पिछले कुछ वर्षों में बहुत अहंकारी हो गया है और उसने पहले तुम्हें भी अपमानित किया था। अच्छा होगा अगर वह मर जाए, एक युवक ने उदासीन महिला से चापलूसी भरे भाव से कहा।
इससे पहले कि सिल्वर मून जवाब दे पाती, उस युवक के बगल से एक ठंडी सी घुरघुराहट सुनाई दी। हम्फ, लैन वेनहाओ, इतनी खुलकर शेखी मत बखारो। लान वेनहाओ ने अभी अभी बोलने वाले व्यक्ति की ओर मुड़कर देखा और कठोर स्वर में कहा, झांग युआन, मैं जल चंद्रमा गुप्त क्षेत्र के एक साथी साधक से बात कर रहा हूँ। अब तुम्हारी बारी कब है बीच में टोकने की? झांग युआन ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, मुझे लगता है कि तुम दिखावा कर रहे हो। यह सच है कि मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। क्या तुम अपने सद्गुणों को नहीं देखते? भले ही मैं हंस का मांस खाने की चाह रखने वाला मेंढक ही क्यों न हूँ, मैं तुमसे पाखंडी से कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ। कुल्लुन गुप्त लोक के लोग कितने पाखंडी हैं, यह बात दुनिया में कौन नहीं जानता। यह सचमुच घिनौना है, लैन वेनहाओ ने व्यंग्य किया। लैन वेनहाओ को देखते हुए झांग युआन की आंखों में हत्या का भाव झलक रहा था। क्या तुम सहमत नहीं हो? क्यों न हम यहीं लड़ें, और अगर गलती से तुम्हारी मौत हो जाए तो मुझे दोष मत देना। लैन वेनहाओ ने उपहास किया। बहस करना बंद करो। जो मार्क्विस वो को गंभीर रूप से घायल कर सकता है वह निश्चित रूप से अच्छा व्यक्ति नहीं है। बहस करने के बजाय बेहतर होगा कि आप ये सोचें कि दूसरा पक्ष कौन है। सिल्वर मून ने उन दोनों से कुछ ठंडे स्वर में कहा। वह अभी अभी जल चंद्रमा गुप्त क्षेत्र से बाहर आई थी और अप्रत्याशित रूप से लैन वेनहाओ और झांग युआन से मिली थी। जब इन दोनों लोगों ने उसे देखा तो वे उससे ऐसे चिपक गए जैसे प्लास्टर से चिपके हों, और उन्हें दूर भगाना असंभव था। हम्फ हम्फ, लान वेनहाओ और झांग युआन ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने ठंडी सी घुरघुराहट छोड़ी। लान वेनहाओ ने कहा, यह आभा बहुत ही अपरिचित है, मानो यह अचानक कहीं से प्रकट हो गई हो। झांग युआन ने शांत भाव से कहा, आभा को देखकर लगता है कि दूसरे पक्ष की साधना कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में है, लेकिन दिव्य चेतना शून्य शोधन क्षेत्र की तीव्रता की है। क्या ऐसा हो सकता है कि शून्य शोधन क्षेत्र का कोई सिद्ध पुरुष पुनर्निर्माण कर रहा हो? सिल्वर मून ने अनिश्चितता से कहा। हम इसे बाद में देखकर ही जान पाएंगे, लैन वेनहाओ ने कहा। तीनों ने पूरी दूरी तय की और जल्द ही उस युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए जहां किन बुई और मार्क्विस वो स्थित थे। हालांकि अजीब बात यह थी कि लैन वेनहाओ और सिल्वर मून आगे थे और झांग युआन उन दोनों के पीछे धीरे धीरे चल रहा था, मानो वह टहलने निकला हो। आह्योए, देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, कुल्लुन गुप्त क्षेत्र के लोग सब पाखंडी हैं। अपने ही लोगों को घायल देखकर भी उन्हें कोई चिंता नहीं होती। लैन वेनहाओ ने झांग युआन को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और सिल्वर मून से कहा, लैन वेनहाओ, रुको, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारा टूटा हुआ मोह जरूर नोच डालूंगा। झांग युआन ने गुस्से से कहा। कुल्लुन सीक्रेट दायरे के 3 शून्य शोधन क्षेत्र के सिद्ध पुरुष 3 प्रमुख शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो परिवार हाल के वर्षों में सुर्खियों में रहा है। अगर झांग युआन बाहरी लोगों की मदद से वो परिवार को कमजोर कर सकता तो वह ऐसा करने में स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होता। वह चाहता था कि मार्क्विस वो की मृत्यु हो जाए, जो वो परिवार के लिए एक बड़ा झटका होता। लैन वेनहाओ द्वारा उसे आह्यू कहकर पुकारते हुए सुनकर सिल्वर मून ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर कहा, साथी दाववादी लैन, कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। तीनों ने मैदान की ओर देखा। नीचे मार्क्विस वो पागलों की तरह अपना सिर पीट रहा था। किन बुई ने हत्यारा ब्लेड वापस ले लिया और मार्क्विस वो और उन तीनों को जानलेवा निगाहों से देख रहा था। मेरा सिर दुख रहा है। मत आओ, मत आओ, मैं नहीं। हाँ, मैं कुल्लुन गुप्त क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, सब कुछ मेरा है। तीनों ने शून्य शोधन क्षेत्र में मार्क्विस वो को पागलपन भरी बातें करते हुए देखा, और उसी समय उनकी पीठ पर ठंडे पसीने की एक परत चढ़ गई। किन बुई ने तीनों को सतर्क निगाहों से देखा। इस समय वह गंभीर रूप से घायल था। अगर सामने वाले तीनों लोगों की मंशा बुरी थी तो यह खतरनाक साबित हो सकता था। लान वेनहाओ ने जब किन बुई का रूप देखा तो उसकी आंखों में हैरानी का भाव आ गया। उसे वह जानकारी याद आ गई जो लान तियान्हे ने कुछ समय पहले परिवार को दी थी। लान परिवार में हाल ही में घटी एक बड़ी घटना के बारे में सोचते हुए लान वेनहाओ को सिरदर्द होने लगा। लान परिवार को अब मजबूत विदेशी सहायता की आवश्यकता थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में वह शून्य शोधन क्षेत्र के साधक को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। यह वाकई भयानक है, लेकिन यह भी अच्छा है। इससे पता चलता है कि उसमें मेरे लैन परिवार द्वारा निवेश किए जाने की योग्यता है, लैन वेनहाओ ने मन ही मन कहा। झांग युआन ने मार्क्विस वो को देखा जो नीचे अपना सिर पटक रहा था, और उसने अनुमान लगाया कि दूसरे पक्ष को दैवीय चेतना से बेहद गंभीर चोटें आई है। किन बुई को दोबारा देखते ही उसके मन में उठ रहे कई सवालों के जवाब तुरंत मिल गए। झांग परिवार द्वारा मार्क्विस वो के बगल में तैनात किए गए जासूस ने सूचना भेजी कि मार्क्विस वो इन दिनों किसी चीज की तलाश कर रहे थे। संभवतः वह उनके सामने मौजूद कोर फॉर्मेशन दायरे में मौजूद साधक थे। कोर फॉर्मेशन रियल, वह वास्तव में मार्क्विस वो को इस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा लगता है कि यह एक दुर्लभ दिव्य चेतना का हमला है। मुझे इसे हासिल करना ही होगा। झांग युआन ने अपनी आंखों में थोड़ी सी लालच लिए किन बुई को देखा। ये सोचकर झांग युआन, जो मूल रूप से 3 सदस्यीय टीम के पीछे था, तुरंत आगे आ गया और किन बुई की ओर उड़ गया। क्लैंग। उड़ते हुए झांग युआन ने अपने सामने से गुजरती हुई उड़ती हुई तलवार को गुस्से भरे चेहरे से देखा और कहा, आपका इससे क्या मतलब है? लान वेनहाओ ने अपना सिर खुजाया और माफी मांगते हुए चेहरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। हम्फ। झांग युआन ने ठंडी सांस ली और किन बुई की ओर बढ़ना जारी रखा। टकराना। लान वेनहाओ अचानक उसके पीछे तेजी से दौड़ा और झांग युआन से टकरा गया, जिससे झांग युआन हवा में ही लड़खड़ा गया। झांग युआन के कुछ बोलने से पहले ही लैन वेनहाओ ने चंचल लहजे में कहा, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता आज क्या हो गया है। मैं अपने शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे दोष मत दो, मुझे दोष मत दो। झांग युआन ने अपनी आंखें सिकोड़कर लैन वेनहाओ की ओर देखा, जो उसका रास्ता रोक रहा था, और गुस्से से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस पर विश्वास कर लूंगा? तुम शून्य शोधन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में हो। तुम अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? लान वेनहाओ ने अपना क्षमाप्रार्थी चेहरा बदलकर आश्चर्य से कहा, ओह, तुमने तो सब कुछ समझ लिया। लगता है तुम मूर्ख नहीं हो, तुम मौत को दावत दे रहे हो। झांग युआन ने अपने शरीर में मौजूद उड़ने वाली तलवार का बलिदान दिया और लैन वेनहाओ पर हमला कर दिया। सिल्वर मून उत्सुकता से उन दोनों को लड़ते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लैन वेनहाओ झांग युआन को क्यों रोकना चाहता है। दोनों को लड़ते हुए और दूसरे को उस रोमांच को देखते हुए देखकर किन बुई ने घातक तलवार उठाई और बिजली की गति से मार्क्विस वो की ओर वार किया। जैसे ही किलिंग ब्लेड मार्क्विस वो पर वार करने ही वाला था, मार्क्विस वो, जो मूल रूप से पागलपन की स्थिति में था, अचानक होश में आ गया, किन बुई के हमले से बच गया और दूर भाग गया।
मार्क्वेस वो को भागते देख किन बुकी ने तुरंत उसका पीछा किया। यह स्थिति देखकर लैन वेनहाओ और झांग युआन ने अपना काम रोक दिया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सर्वसम्मति से भाग रहे मार्क्वेस वो का पीछा किया। जीवन का संहार नरसंहार। किन बुकी ने किलिंग लाइफ ब्लेड को पकड़ा और सामने खड़े मार्क्वेस वो की ओर वार किया। क्लैंग। जल्दबाजी में मार्क्वेस वो ने अपने शरीर के भीतर मौजूद अमरवध तलवार का बलिदान करके उसे अपने पीछे अवरुद्ध कर दिया। किन बुकी को करीब आते देख मार्क्वेस वो की आंखों में दिल का दर्द झलक उठा। मार्क्वेस वो ने अपने स्पेस रिंग से एक लाल फल निकाला और उसे एक ही बार में निगल लिया। फल के पेट में जाने के बाद मार्क्वेस वो के शरीर में भरपूर रक्त ऊर्जा भर गई और यहाँ तक कि उनके मस्तिष्क में उनकी दिव्य चेतना को हुई गंभीर क्षति भी कम हो गई। अपनी जीभ की नोक को काटते हुए मार्क्वेस वो ने मुंह भरकर रक्त का सार थूक दिया और उसकी उड़ने की गति अचानक तेजी से बढ़ गई। दूर खड़े लैन वेनहाओ ने मार्क्वेस वो को लाल फल निकालते और निगलते हुए देखा और झांग युआन से चिढ़कर कहा, आपका कुनलुन गुप्त क्षेत्र अभी भी समृद्ध और उदार है। किलिंग फल जो हर 1000 साल में केवल एक बार पैदा होता है, प्रत्येक प्रारंभिक चरण के शून्य शोधन साधक को दिया जाता है। लान वेनहाओ के पहले के अवरोध के कारण झांग युआन का चेहरा इस समय बहुत अच्छा नहीं था और उसने उदास होकर उत्तर दिया, धनवान और उदार व्यक्ति तो उनका वो परिवार है, मेरे पास ये चीज नहीं है। किन बुकी ने मार्क्वेस वो को करीब आते हुए देखा, जिसने अचानक अपनी गति बढ़ा दी और जल्द ही केवल एक छोटा सा सफेद बिंदु बचा रहा जो उसकी दृष्टि से गायब हो गया। कुछ देर तक उस दिशा में पीछा करते रहने के बाद जहां मार्क्वेस वो गायब हुए थे और मार्क्वेस वो की आभा को बिल्कुल भी महसूस करने में असमर्थ रहने के बावजूद किन बुकी असहाय होकर रुक गया। उसने अपना सिर घुमाया और पीछा कर रहे तीनों लोगों को ठंडी निगाहों से देखा। येन्यू और बाकी दोनों भी रुक गए और किन बुकी की ओर देखने लगे। झांग युआन अचानक एक कदम आगे बढ़ा और बोला, तुमने मेरे कुनलुन गुप्त क्षेत्र के किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया है, क्या तुम्हें अपने अपराध का पता है? झांग युआन के ऐसा कहने के बाद उसने पाया कि किन बुकी उसे एक मूर्ख की आंखों से देख रहा था। इतना ही नहीं बल्कि लैन वेनहाओ की आंखों में भी यही भाव था। जिस बात को वह सबसे ज्यादा स्वीकार नहीं कर पा रहा था वह ये थी कि उसके दिल में बसी देवी येन्युए के चेहरे पर भी उसका कुछ अंश दिखाई दे रहा था। लान वेनहाओ ने धीमी आवाज में हंसते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल मूर्ख लगते हो। लोग तो शुरुआती स्तर के शून्य शोधन मार्क्वेस वो को भी शर्मिंदा करके भगा सकते हैं, तुम तो बस हरी प्याज चिपकाए सुअर की नाक जैसे हो क्या तुम? झांग युआन की साधना के बल पर मच्छर के पंख फड़फड़ाने की आवाज भी स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। लैन वेनहाओ के खुलेआम उपहास की तो बात ही अलग थी। हालांकि वह मन ही मन क्रोधित था, उसने लैन वेनहाओ को नजरअंदाज कर दिया। मार्क्वेस वो के साथ युद्ध के बाद गंभीर रूप से घायल हो चुके किन बुकी उसके लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। किन बुकी ने झांग युआन की ओर देखा और धीरे से 2 शब्द कहे, बेवकूफ। अपनी छाती पर जीवन रक्षक तलवार रखे हुए किन बुकी युद्ध के लिए तैयार हो गया। तुम मौत को दावत दे रहे हो, झांग युआन ने थोड़ी सी क्रोध भरी आवाज में किन बुकी से कहा। उसने अपने मुंह से 4 छोटी तलवारें थूकी और वे छोटी तलवारें देखते ही देखते 10 फीट बड़ी हो गईं। झांग युआन चिल्लाया, कुनलुन गुप्त कला अमरवध तलवार, कुनलुन गुप्त कला घातक अमर तलवार, कुनलुन गुप्त कला परम अमर तलवार, कुनलुन गुप्त कला अमर तलवार को डुबोना, कुनलुन गुप्त कला अमरवध तलवार गठन। चारों उड़ती हुई तलवारों ने तेजी से किन बुकी पर हमला कर दिया। क्लैंग 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 क्लैंग। जब उड़ती हुई तलवारें किन बुकी से आधी दूरी पर ही थीं, तभी बगल से एक तह करने वाला पंखा चमक उठा। तह करने वाले पंखे ने तेजी से चारों उड़ती हुई तलवारों पर प्रहार किया, जिससे वे चारों उड़ती हुई तलवारें वापस झांग युआन के सामने की ओर आ गईं। लैन वेनहाओ, आप। झांग युआन ने लैन वेनहाओ की ओर देखा, जो हाथ में पंखा लिए हुए था और देखने में सौम्य और धूर्त लग रहा था, और गुस्से से कहा। लैन वेनहाओ ने चेहरे पर मुस्कान लिए कहा, गुस्सा मत करो, गुस्सा करने से तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी, ऐसे ही गुस्सा करते रहे तो मर जाओगे। येन्यू ने बगल से झांग युआन के जिगर जैसे लाल चेहरे को देखा और मन ही मन शिकायत की, सिर्फ तुम्हारे शब्दों से 6ठी कक्षा तक पढ़े लिखे व्यक्ति के अलावा कोई भी इसे नहीं समझेगा। किन बुकी ने दूर से उन दोनों को फिर से झगड़ते हुए देखा, तभी लैन वेनहाओ की आवाज उसके कानों तक पहुंची। मैं उसे रोक लूंगा, भाई किन, आप पहले जाइए और अपने घावों का इलाज करवाइए। लान तियान्हे मेरा 7वां भाई है, मैं लान परिवार का लान वेनहाओ हूँ। लान परिवार का कोई सदस्य, किन बुकी ने मन ही मन सोचा। पहले जब वह लैन तियान्हे से बात कर रहा था तो लैन तियान्हे के इस कथन पर कि लैन परिवार उसकी मदद करेगा उसे ज्यादा ध्यान नहीं गया था। लान तियान्हे ने उसे जो चीजें दी उनमें से केवल विस्तृत जानकारी ही उपयोगी थी, और बाकी चीजें जैसे कि काले कार्ड, आवाज संचालित करने वाले जैड ताबीज आदि बहुत उपयोगी नहीं थी। लैन तियान्हे ने तब से उससे संपर्क नहीं किया था और उसने सोचा कि मामला खत्म हो गया है। लेकिन आज लैन परिवार के लैन वेनहाओ को कुनलुन गुप्त क्षेत्र के लोगों को रोकने के लिए कार्रवाई करते हुए देखकर किन बुकी को एहसास हुआ कि लैन तियान्हे केवल बातें नहीं कर रहा था, या यूं कहें कि लैन वेनहाओ से उसे लैन परिवार का उसके प्रति रवैया दिखाई दिया। किन बुकी ने मन ही मन इस उपकार को स्वीकार किया और लैन वेनहाओ को अपनी आवाज में कहा, धन्यवाद। किन बुकी जल्दी से निकल गया। अपने घावों का इलाज कराने के लिए जगह ढूंढने से पहले उसे एक और काम करना था। किन बुकी को जाते देख झांग युआन बेहद क्रोधित हो गया और उसने लैन वेनहाओ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हारा लैन परिवार मेरे कुनलुन गुप्त क्षेत्र का शत्रु बनना चाहता है? लान वेनहाओ ने हल्के स्वर में उत्तर दिया, हमेशा दूसरों को ऊंचा मत समझो, मेरे लान परिवार का आपके कुनलुन सीक्रेट दायरे के प्रति शत्रुतापूर्ण होने का कोई इरादा नहीं है, और अगर हम शत्रुतापूर्ण होते भी हैं तो यह फायर क्लाउड सीक्रेट दायरे और कुनलुन सीक्रेट दायरे के बीच का मामला है। रात। किन बुकी के जाने के बाद वो उड़ता हुआ गया और जल्द ही कुनलुन पर्वत पर पहुंच गया। कुनलुन पर्वत में अपनी स्मृति पर भरोसा करते हुए किन बुकी ने जल्दी ही कुनलुन संप्रदाय का पता लगा लिया। कुनलुन संप्रदाय के ऊपर पहुंचते ही किन बुकी की आंखों में हत्या का इरादा प्रकट हो गया। मार्क्वेस वो और उनके बीच के मतभेद सुलझने योग्य नहीं थे और उनके और कुनलुन सीक्रेट रियल्म के बीच अनिवार्य रूप से एक भयंकर युद्ध होना था। सिस्टम द्वारा दिया गया कार्य 1 वर्ष के भीतर कुनलुन सीक्रेट दायरे को नष्ट करना था। ऐसा करने में विफल रहने पर उसका पूरी तरह से विनाश हो जाएगा, और अब 7 महीने से अधिक समय बीत चुका है। समय आधा से भी कम बचा है। इस दौरान कुनलुन सीक्रेट रियल्म की समग्र शक्ति को जितना संभव हो उतना कम करने से समय आने पर दबाव काफी कम हो जाएगा। किन बुकी ने उतरकर कुनलुन संप्रदाय में एक शिष्य को पाया जिसकी प्रतिष्ठा कुछ खास प्रतीत होती थी। उसने उस शिष्य को पकड़ लिया और जीवन नाशक तलवार की तेज धार उस शिष्य की गर्दन पर रख दी गई। किन बुकी ने कहा, मुझे बताओ, कुनलुन संप्रदाय का वर्तमान प्रभारी कौन है?
इस शिष्य ने एक घूंट लार ले ली और जब उसने किनबुकी का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो वह तुरंत ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने यह चेहरा देखा था 7 महीने से भी अधिक समय पहले की बात है, जब इस व्यक्ति ने उसे पकड़ा और उसे खजाना मंडप ले जाने के लिए कहा था। उसे खजाना मंडप में ले जाने के बाद वह तुरंत बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो कुनलुन संप्रदाय पूरी तरह से लूटा जा चुका था। यहाँ तक कि संप्रदाय के उप प्रमुख की भी मृत्यु हो चुकी थी। पिछले 7 महीनों से कुनलुन संप्रदाय के सभी लोग जीवन यापन के लिए तंगी से गुजारा कर रहे थे। आध्यात्मिक पत्थर की रिश्वत के माध्यम से प्राप्त किया गया उनका सच्चा शिष्य का दर्जा लगभग छिन चुका था। यदि उसने एक महत्वपूर्ण क्षण में बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन खर्च नहीं किए होते तो संभवतः वह एक सच्चे शिष्य के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम नहीं होता। अभी कुछ ही समय पहले कुनलुन संप्रदाय को वितरित की जाने वाली सामग्री पहुंची थी और जीवन बेहतर होने ही वाला था। आखिर यह अशुभ तारा फिर क्यों आ गया? ये सोचकर कि उप संप्रदाय प्रमुख की भी इसी व्यक्ति के हाथों मृत्यु हो गई थी, सच्चे शिष्य लैंग ये ने बहुत ही तर्कसंगत तरीके से कुनलुन संप्रदाय की वर्तमान स्थिति के बारे में किनबुकी को सब कुछ बता दिया। टकराना। किनबुकी ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे चाकू में बदल दिया और हाथ के चाकू से लैंग ये को मारकर बेहोश कर दिया। बेहोश होने से पहले लैंग ये का आखिरी विचार था, लो ये फिर से आ गया। मुझे उम्मीद है कि जब मैं जागूंगा तो कुनलुन संप्रदाय पहले जैसा ही होगा। किनबुकी को लैंग ये से पता चला कि कुनलुन संप्रदाय के वर्तमान प्रभारी वो परिवार के वूपिंग थे, जिन्हें वूबा की मृत्यु के बाद अभी अभी यहाँ स्थानांतरित किया गया था और उनकी साधना का स्तर पूर्ण देव रूपांतरण क्षेत्र का था। दूसरे कुनलुन संप्रदाय के 6 अन्य उच्च स्तरीय सदस्य थे जो सभी वो परिवार के प्रत्यक्ष वंशज थे। कुल 7 लोग। उसने मन ही मन हिसाब लगाया। किनबुकी का इन 7 लोगों को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। कुनलुन संप्रदाय के अन्य शिष्यों और सहायक कर्मचारियों के लिए किनबुकी ने अज्ञानी लोगों को छोड़कर शेष लोगों के लिए अपनी व्यवस्था कर रखी थी। नए उप संप्रदाय प्रमुख वूपिंग इस समय अपने निवास पर थे और अंतरिक्ष वलय में रखी सामग्री को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। मार्क्वेस वू द्वारा दी गई सामग्री कुनलुन संप्रदाय के लिए 1 वर्ष तक भोजन और वस्त्र की चिंता किए बिना काम करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन वूपिंग ने आपूर्ति वितरित करते समय गुप्त रूप से 1/3 हिस्सा रोक लिया। परिणाम स्वरूप कुनलुन संप्रदाय 1 वर्ष तक मुश्किल से ही चल सका, लेकिन उनका जीवन भोजन और वस्त्रों की कमी से भरा था। टकराना। घर का दरवाजा तोड़कर खोला गया और किनबुकी किलिंग लाइफ ब्लेड लेकर अंदर आ गया। वूपिंग ने आंखें थोड़ी सिकोड़कर आने वाले व्यक्ति को देखा और उदास स्वर में पूछा, तुम कौन हो? वह व्यक्ति जो तुम्हें मार डालेगा। बोलते बोलते किनबुकी ने किलिंग लाइफ ब्लेड निकाली और वूपिंग पर वार किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो बस मध्य स्तर के देव रूपांतरण क्षेत्र में हो, तुम्हें तो जीने मरने का तरीका भी नहीं पता, वूपिंग ने गुस्से से कहा। जीवन का संहार नरसंहार। क्लैंग क्लैंग। वूपिंग ने अपनी उड़ने वाली तलवार का बलिदान दिया और किलिंग लाइफ ब्लेड का अभिवादन किया। कदम कदम कदम। जब तलवार और ब्लेड आपस में टकराए तो उड़ती हुई तलवार से एक जबरदस्त बल उत्पन्न हुआ और वूपिंग ने अपने शरीर पर उस जबरदस्त बल को बड़ी मुश्किल से झेलने से पहले 3 कदम पीछे हट गए। जीवन का संहार, आत्मा का विखंडन। उसके हाथ में मौजूद किलिंग लाइफ ब्लेड तेजी से गायब हो गया और पलक झपकते ही ब्लेड ओझल हो गया। किलिंग लाइफ ब्लेड किनबुकी के दिमाग में प्रकट हुआ और उसकी दिव्य चेतना तेजी से ब्लेड में प्रवाहित होने लगी। दिव्य चेतना के प्रवेश के बाद किलिंग लाइफ ब्लेड पूरी तरह से सुनहरी हो गई, जिससे एक दबंग और शुद्ध हत्यारा इरादा झलक रहा था। हथेली के आकार की और पूरी तरह से सुनहरी बनी हुई किलिंग लाइफ ब्लेड एक बार फिर किनबुकी के सामने प्रकट हुई। जान, किनबुकी ने धीमी आवाज में चिल्लाया। स्विश। किलिंग लाइफ ब्लेड तुरंत वूपिंग के सामने आ गई और वूपिंग की चेतना के सागर में प्रवेश कर गई। वूपिंग की चेतना के सागर में प्रवेश करने वाली किलिंग लाइफ ब्लेड लगातार वार करती रही। धमाका धमाका धमाका। जब भी किलिंग लाइफ ब्लेड से वार होता था वूपिंग के दिमाग में एक तेज आवाज निकलती थी। मस्तिष्क में चेतना का सागर नष्ट हो गया और तीव्र पीड़ा उत्पन्न हुई। वूपिंग दर्द से कराह उठा और जमीन पर घुटने टेककर लगातार मुट्ठियों से अपना सिर पीटने लगा। धमाका धमाका। जब किलिंग लाइफ ब्लेड ने 9वीं बार वार किया तो वूपिंग की चेतना के सागर से एक चटकने की आवाज आई। दरार। पहली चटकने की आवाज के बाद दूसरी और तीसरी आवाज भी सुनाई दी। दरार दरार। धमाका। वूपिंग की चेतना का उमड़ता हुआ सागर पल भर में फट पड़ा। टकराना। वूपिंग की आंखों की चमक फीकी पड़ गई और उसके शरीर से जीवन की सांस धीरे धीरे खत्म हो रही थी। किनबुकी इस परिणाम से आश्चर्यचकित नहीं हुआ। मार्क्वेस वो के आत्मा प्रकीर्णन हमले से बच पाने का मुख्य कारण यह था कि वह शून्य शोधन क्षेत्र में था, लेकिन भले ही वह शून्य शोधन क्षेत्र में हो, आत्मा के प्रकीर्णन से हुए हमले के बाद उसकी चेतना का सागर चकनाचूर हो गया होगा। उसे अपने घावों को भरने के लिए किसी कोने में छिप जाना चाहिए। और वूपिंग, जो केवल सिद्ध देव रूपांतरण क्षेत्र में था, अगर इस तरह के दिव्य चेतना के हमले का सामना करने पर उसकी मृत्यु नहीं होती तो यह आश्चर्यजनक होता। किनबुकी आगे बढ़ा। वूपिंग की स्पेस रिंग उतार ली और वूपिंग की उड़ने वाली तलवार को सिस्टम स्टोरेज स्पेस में रख दिया। वूपिंग के निवास से निकलकर किनबुकी अगले स्थान की ओर चल पड़ी। ची। कुनलुन संप्रदाय पर्वत के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति भयभीत दिख रहा था, अपने सामने चाकू पकड़े हुए युवक को देख रहा था और उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। ची। कुनलुन संप्रदाय के खजाना मंडप में नए बुजुर्ग अभ्यास करने के लिए अपनी आंखें बंद कर रहे थे और अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने दिल से गुजरती हुई एक तेज धार वाली तलवार को देखा। उसने अपना सिर घुमाने की पूरी कोशिश की। वह जानना चाहता था कि उसे किसने मारा, लेकिन सिर घुमाते घुमाते वह कमजोरी से आधा ही झुक गया। ची। कुनलुन संप्रदाय के शोधन कक्ष में शोधन कक्ष के स्वामी पिछली चोरी के बाद से दिन रात कक्ष की रखवाली कर रहे थे। अंधेरी रात में एक ठंडी रोशनी चमकी और शोधन हॉल के मास्टर के गले से खून बहने लगा। शोधन हॉल के स्वामी ने हताशा में अपने दोनों हाथों से अपना गला ढक लिया, मानो ऐसा करने से मृत्यु का समय धीमा हो सकता हो। कुछ ही सेकंड बाद शोधन हॉल के मास्टर के हाथ कमजोरी से लटक गए और उनकी पूरी सांसें थम गईं। किनबुकी ने रिफाइनिंग हॉल मास्टर से स्पेस रिंग उतार ली और जाने के लिए मुड़ गई। कुनलुन संप्रदाय के अन्य हिस्सों में भी यही हुआ। आधे घंटे से भी कम समय में किनबुकी ने कुनलुन संप्रदाय के सभी उच्च स्तरीय सदस्यों को मार डाला था। कुनलुन संप्रदाय के उच्च स्तरीय सदस्यों को मारने की प्रक्रिया के दौरान किनबुकी ने पूरे कुनलुन संप्रदाय की फिर से तलाशी भी ली। हालांकि उसे जो चीजें प्राप्त हुई वे बहुत कम और दुर्लभ थीं और उनमें से वास्तविक मूल्य की चीजें बहुत कम थीं। वूपिंग और अन्य 6 लोगों के अंतरिक्ष छल्ले खोलने के बाद किनबुकी को तुरंत सब कुछ समझ आ गया।
आध्यात्मिक पत्थर, खजाने और अन्य वस्तुएं वूपिंग और अन्य 6 लोगों के अंतरिक्ष छल्लों में संग्रहित थीं। हत्या करने और खजाने पर कब्जा करने के बाद किन बुयी वहां और नहीं रुका। कुनलुन संप्रदाय कुनलुन पर्वत के भीतर स्थित था और कुनलुन पर्वत ही कुनलुन गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार था। कुनलुन गुप्त क्षेत्र की निगाहों के सामने लगातार 2 बार लोगों की हत्या करना और सामान लूटना, अगर इसका पता चल जाए तो वर्तमान किन बुयी के लिए बहुत जोखिम भरा होगा। कुनलुन संप्रदाय छोड़ने के बाद किन बुयी सीधे क्योटो के लिए उड़ान भरी। उसके दिल के बगल में जो खून का छेद था, जिसे मार्क्वेस वू ने अमरवद तलवार गठन से छेदा था, उसका अभी तक इलाज नहीं किया गया था। क्योटो में उन्होंने बड़ी सहजता से एक 5 सितारा होटल ढूंढा और अपनी चोटों को छिपाने की जहमत भी नहीं उठाई और सीधे अंदर चले गए। किन बुयी के वर्तमान साधना स्तर को देखते हुए उसे वास्तव में किसी भी प्रकार का वेश बदलने की आवश्यकता नहीं थी। साधारण लोगों ने, जिन्हें किसी प्रकार की साधना नहीं मिली थी, जो कुछ सुना और देखा, वह सब किन बुयी की शक्तिशाली दिव्य चेतना के प्रभाव में था। रिसेप्शन पर पहुंचते ही एक आकर्षक कदकाठी वाली लड़की ने किन बुयी का विनम्र मुस्कान के साथ अभिवादन किया। सर नमस्कार, आपको क्या चाहिए? किन बुयी ने सिस्टम स्टोरेज स्पेस से वह काला कार्ड निकाला जो लैन तियान्हे ने उसे दिया था और रिसेप्शनिस्ट को देते हुए कहा, 1 महीने के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट। प्रेसिडेंशियल स्वीट का किराया एक रात का 100,000 युआन था और 1 महीने का किराया 3 मिलियन युआन होगा। अपने सामने खड़े साधारण से दिखने वाले युवक को देखकर रिसेप्शनिस्ट ने उत्कृष्ट व्यावसायिकता का प्रदर्शन किया और कोई प्रश्न नहीं पूछा। उसने किन बुयी के हाथ से काला कार्ड लिया और उसे कंप्यूटर पर हल्के से स्वाइप किया। इंटरफेस ने तुरंत काले कार्ड की विभिन्न जानकारियां प्रदर्शित कर दी। जब रिसेप्शनिस्ट ने दोबारा ऊपर देखा तो किन बुयी को देखकर उसकी आंखों में सदमा और अविश्वास झलक रहा था और वह हकलाते हुए बोली, माननीय महोदय, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, बस एक क्षण। इतना कहकर वह झट से वहां से चली गई। किन बुयी को बैठने की जगह मिल गई और जल्द ही लगभग 40 वर्ष की आयु का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जो थोड़ा मोटा था, पसीने से तरबतर होकर रिसेप्शनिस्ट के पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया। महोदय, आपको प्रतीक्षा कराने के लिए क्षमा करें, मैं इस होटल का प्रबंधक हूँ। मेरा उपनाम वांग है और मेरा नाम वांग फुगुई है। वांग फुगुई ने किन बुयी के पास आकर आदरपूर्वक कहा। किन बुयी ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, क्या आप मुझे अब राष्ट्रपति कक्ष में ले जा सकते हैं? बेशक मैं कर सकता हूँ। वांग फुगुई के बोलने के बाद उसने बगल में बैठी रिसेप्शनिस्ट को घूरकर देखा। रिसेप्शनिस्ट तुरंत समझ गई, दौड़कर फ्रंट डेस्क पर गई और जल्दी से औपचारिकताएं पूरी करते हुए सावधानीपूर्वक ब्लैक कार्ड किन बुयी को लौटा दिया। किन बुयी वांग फुगुई के पीछे पीछे राष्ट्रपति कक्ष में गई। वांग फुगुई ने दरवाजा खोला, 30 डिग्री के कोण पर झुके, एक हाथ सीने पर और दूसरा पीठ के पीछे रखा और आदरपूर्वक किन बुयी के अंदर आने का इंतजार करने लगे। किन बुयी के राष्ट्रपति कक्ष में प्रवेश करने के बाद उन्होंने दरवाजे पर खड़े वांग फुगुई की ओर देखा और कहा, अगर और कुछ नहीं है तो आप जाकर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कभी भी फोन कर लेना, वांग फुगुई ने विनम्रतापूर्वक कहा। किन बुयी को सिर हिलाते देख वांग फुगुई ने धीरे से दरवाजा बंद किया, नीचे रिसेप्शन पर आया और कंप्यूटर पर छोड़ी गई ब्लैक कार्ड की जानकारी देखी। नाम अज्ञात, अत्यंत गोपनीय। स्तर सर्वोच्च। ये सर्वोच्च स्तर का कार्ड है। पूरे ब्लू स्टार में ऐसे केवल 7 ही हैं। इनमें से हर एक व्यक्ति एक प्रमुख हस्ती है जो दुनिया को हिलाकर रख देता है। मुझे आज ऐसे किसी व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं थी। अगर मैं इस अवसर को भुनाकर इस मौके को अपने हाथ में ले लूं तो मेरे जीवन का दूसरा आधा हिस्सा निश्चित रूप से सुगम हो जाएगा। वांग फुगुई मन ही मन सोच रहा था और उसने रिसेप्शनिस्ट को निर्देश देते हुए कहा, सभी को सतर्क रहने के लिए कह दो। अगर कोई इतना अंधा हो कि अभी अभी उस सज्जन को नाराज कर दे तो स्वर्ग का राजा भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। रिसेप्शनिस्ट मूर्ख नहीं थी और स्वाभाविक रूप से सुप्रीम ब्लैक कार्ड का अर्थ समझ गई थी। इस समय वह मन ही मन योजना बना रही थी कि उस सज्जन का दिल कैसे जीता जाए। भले ही वह सिर्फ एक साधारण बिस्तर का साथी हो, फिर भी वह अपने जीवन के उत्तरार्ध में विलासितापूर्ण जीवन जी सकती है। किन बुयी ने कमरे में अपनी दिव्य चेतना को समेट लिया। अपनी साधना के स्तर के कारण वह इन साधारण लोगों के मन में चल रहे विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से जान सकता था। उन्होंने इन लोगों के मन में चल रही छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपनी दिव्य चेतना का प्रयोग केवल इसलिए किया ताकि कोई भी साधक संघ या कुल्लुन गुप्त क्षेत्र को इसकी सूचना न दे सके। अब जब वह क्योटो आ चुका था तो वह सीधे कल्टीवेटर एसोसिएशन की निगाहों में था, इसलिए उसे अभी भी सतर्क रहना होगा। हालांकि इस अवधि के दौरान उनके अवलोकन के अनुसार आम लोगों के किसानों के संपर्क में आने की संभावना बहुत कम प्रतीत होती थी। अगर गौर से देखें तो जब वह हत्यारा था तब तक वह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे खतरनाक हत्यारा बन चुका था, लेकिन फिर भी उसे साधकों के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। चूंकि इन लोगों से कोई खतरा नहीं था, इसलिए किन बुयी स्वाभाविक रूप से उन पर ध्यान देने में और अधिक ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहता था। वह पालती मारकर बिस्तर पर बैठ गया और सिस्टम स्टोर में रिसाइकलिंग फंक्शन खोला। उसने कुल्लुन संप्रदाय से प्राप्त सभी चीजों को पुनर्चक्रण के लिए उसमें डाल दिया। डिंग, सिस्टम वस्तुओं के मूल्य की गणना कर रहा है। डिंग, गणना पूरी हुई। कुल मूल्य 450 मॉल पॉइंट्स। किन बुयी ने अपनी छाती के सामने खून के घाव पर नजर डाली। अगर उसने दवा का इस्तेमाल नहीं किया तो इसे ठीक होने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। इस स्थिति में 1 महीने में बहुत सारे बदलाव आसानी से हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मार्क्वेस वू की चेतना का सागर अब चकनाचूर हो चुका था। किन बुयी ने उनकी बीमारी का फायदा उठाकर उन्हें मारने का सिद्धांत समझ लिया था। उसने सिस्टम स्टोर में अपनी चोटों के इलाज के लिए दवाइयों की तलाश की और जल्द ही किन बुयी ने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर लिया। चौथे क्रम का रक्त बोधि उपचार के लिए एक पवित्र उत्पाद। इसे ग्रहण करने के बाद गंभीर से गंभीर शारीरिक चोटें भी 15 मिनट के भीतर पहले जैसी हो जाएंगी। मूल्य 100 मॉल पॉइंट्स। चौथे स्तर की साधना प्राप्त करने के बाद चौथे स्तर से नीचे की औषधियों का प्रभाव बहुत कमजोर हो जाता है और चौथे दर्जे की औषधियों में से केवल यही रक्त बोधि किन बुयी को अपनी युद्ध शक्ति को शीघ्रता से बहाल करने में सक्षम बना सकती थी। अन्य दवाइयों से तो ठीक होने का समय बस कुछ कम हुआ। अगर वह सचमुच ठीक होना चाहता तो भी उसे कुछ दिन से लेकर 10 दिन से अधिक का समय लग जाता। ब्लड बोधि के बदले में लेन देन करने के बाद किन बुयी ने अपने हाथ में मौजूद लाल फल को देखा और उस चीज के बारे में सोचा जो मार्क्वेस वू ने भागते समय खाई थी, जो संभवतः यही ब्लड बोधि थी। उसने अपना मुंह खोला और उसे एक ही घूंट में निगल लिया। उसके शरीर में ठंडक की लहर दौड़ गई। उसकी छाती के सामने खून के घाव के आसपास की मांसल कलियां फड़कने लगी और तेजी से ठीक होने लगी और जल्द ही उन पर पपड़ी जम गई और वे झड़ गई।
15 मिनट बाद किनबुई के सभी घाव पूरी तरह से ठीक हो गए और उसकी युद्ध शक्ति अपने चरम स्तर पर बहाल हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रक्तबोधि का चेतना और दिव्य बोध के सागर पर कोई चिकित्सीय प्रभाव होगा, लेकिन इस उपचार की तीव्रता बहुत कम है। फिर भी कुछ न होने से तो बेहतर है, किनबुई ने मन ही मन सोचा। अभी अभी उपचार की प्रक्रिया के दौरान उनके मस्तिष्क में चेतना के सागर में एक बहुत ही हल्की शीतलता का संचार हुआ। चेतना के सागर में समा जाने के बाद शीतलता का कोई नामोनिशान नहीं रह गया था। इससे किनबुई को भी मन ही मन राहत मिली। अगर रक्तबोधि का चेतना सागर पर भी इतना शक्तिशाली चिकित्सीय प्रभाव होता तो यह थोड़ा बुरा होता। मार्कस वो की चेतना का सागर चकनाचूर हो गया था और वह निश्चित रूप से इस चकनाचूर सागर को ठीक करने का रास्ता खोज रहा होगा। अब सबसे बड़ी प्राथमिकता कमजोर मार्कस वो को ढूंढकर उसे मार डालना था। यह सोचते ही किनबुई की आंखों में हत्या का इरादा झलकने लगा। अभी भी 350 स्मॉल पॉइंट्स बचे थे और किनबुई ने उन सभी को एट्रीब्यूट पॉइंट्स में बदल लिया। चौथे क्रम के संवर्धन गुण अंक और अंकों का विनिमय अनुपात 1 से 10 था, अर्थात एक गुण अंक के लिए 10 अंकों की आवश्यकता थी। इन अंकों का आदान प्रदान करने के बाद कुल 35 गुण अंक बचे। किनबुई ने व्यक्तिगत जानकारी पैनल खोला और उन सभी को अपने खाते में जोड़ लिया। नाम किनबुई। निर्जन खगोलीय पिंड प्राथमिक। सभी विशेषताओं में 5% की वृद्धि हुई। खेती चतुर्थ क्रम रूपांतरण का अंतिम चरण 199/200। संख्या 199। गति 199। सहन शक्ति 199। आक्रमण क्षमता 199। रक्षा 199। भाग्य 199। किलिंग ब्लेड फोर्थ ऑर्डर 199/200। टूटा हुआ ब्लेड 1/9। आक्रमण शक्ति में 10% की वृद्धि हुई है। आक्रमण क्षमता 199। किलिंग ब्लेड तकनीक चतुर्थ क्रम 199/200। आक्रमण क्षमता 199। एजो ड्रैगन चौथा क्रम 199/200। लगभग रूपांतरण की महान पूर्णता तक पहुंच गया। साधना में सफलता प्राप्त करने के बाद किनबुई के विभिन्न गुण अब निर्जन आकाशीय शरीर की वृद्धि के अधीन थे और उनकी युद्ध शक्ति लगातार शून्य शोधन के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर चुकी थी और उनकी दिव्य चेतना शून्य शोधन के मध्य चरण की शक्ति तक भी पहुंच चुकी थी। प्राथमिक निर्जन आकाशीय पिंड तो पहले से ही इतना शक्तिशाली है, मध्यवर्ती निर्जन आकाशीय पिंड कैसा होगा? किनबुई ने मन ही मन कुछ उत्सुकता के साथ सोचा। उसने अपने कपड़े उतार दिए और बदलने की तैयारी में स्टोर रूम से नए कपड़े निकाले। किनबुई ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर बने नीले ड्रैगन टैटू को देखा, जो उसके शरीर पर जीवंत रूप से घूम रहा था और हल्की हल्की खर्राटे भी ले रहा था। मैं तो तुम्हें लगभग भूल ही गया था। किनबुई ने अपना माथा पीट लिया। जागृति के गुप्त क्षेत्र में अपने अवचेतन मन के विरुद्ध लड़ाई में उलझने के बाद से उबा हुआ छोटा नीला ड्रैगन तब सोने लगा जब उसके साथ कोई नहीं खेल रहा होता था। जब वह सो रहा था तो वह सीधे एक टैटू में बदल गया और पूरा ड्रैगन किनबुई के शरीर से जुड़ गया। सोते हुए नन्हे नीले ड्रैगन को परेशान किए बिना किनबुई ने अपने कपड़े बदले और कल्टीवेटर एसोसिएशन जाने के लिए होटल से निकलने की तैयारी की। होटल के फ्रंट डेस्क से गुजरते समय वांग फुगुई दौड़कर गया और बोला, सर, क्या मैं आपकी किसी काम में मदद कर सकता हूँ? किनबुई ने हाथ हिलाया और वांग फुगुई ने समझदारी से एक कदम पीछे हटते हुए कहा, आपकी यात्रा सुखद हो। होटल से निकलते ही किनबुई की शून्य शोधन की मध्य चरण की दिव्य चेतना क्योटो में फैल गई। क्योटो के एक होटल में जल चंद्रमा गुप्त क्षेत्र में पालती मारकर बैठी इन यू ने अपनी आंखें खोली और कहा, शून्यता शोधन का मध्य चरण, ये कौन है? क्योटो में लैन परिवार के एक हवेली में दाहिनी बाह पर पट्टी बांधे हुए लैन वेनहाउ ने एक शक्तिशाली दिव्य चेतना का अनुभव किया और सोचा, भाई किन, क्या इस शक्तिशाली दिव्य चेतना के स्वामी आप हो सकते हैं? यदि वास्तव में आप ही हैं तो साधना में सफलता की यह गति बहुत ही भयावह है। इसी समय अचानक उसके दाहिने हाथ में तेज दर्द हुआ और लैन वेनहाउ मुस्कुराया और बड़बड़ाया, झांग युआन, ये छोटा खरगोश सचमुच निर्दयी है। क्योटो कल्टीवेटर एसोसिएशन में चोटेल नाक और सूजे हुए चेहरे के साथ झांग युआन मार्कस वो के मूल कार्यालय में बैठा था और जब उसे यह दिव्य अनुभूति हुई तो उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, उसे पता नहीं कि जीना है या मरना है। वह वास्तव में क्योटो में इतनी बेशर्मी से अपनी दिव्य अनुभूति का उपयोग करने की हिम्मत करता है। बोलने के बाद उसने अपने सूजे हुए चेहरे को छुआ और घृणा से कहा, लान वेनहाउ, तुम दुष्ट हो। तुमने वास्तव में ऐसे घृणित तरीके अपनाए। झांग युआन की साधना को देखते हुए अगर यह त्वचा की चोट होती तो वह आधे घंटे से भी कम समय में निश्चित रूप से पहले की तरह ठीक हो जाती। लान वेनहाउ को नहीं पता था कि उसने लगभग एक दिन तक अपनी चोटिल और सूजी हुई हालत को बनाए रखने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया। जिस बात ने उन्हें और भी ज्यादा नाराज कर दिया वह ये थी कि जब वे कल्टीवेटर एसोसिएशन के मुख्यालय में आए तो वो परिवार के उन लोगों ने न केवल उनके प्रति कोई आदर नहीं दिखाया बल्कि उनका सम्मान भी नहीं किया। मार्कस वो के कार्यालय पर कब्जा करने के बाद वो परिवार का उनके साथ मौजूदा संबंध मूल रूप से ये था कि वो परिवार उन्हें हवा के समान मानता था और उनके माथे को भी नहीं छूता था। लेकिन निजी तौर पर उनका उपहास करना कम नहीं था और उन्होंने अपनी दिव्य बुद्धि से इन सभी बातों को स्पष्ट रूप से भांप लिया था। झांग युआन इतना आलसी था कि उसे इस समूह के लोगों की परवाह ही नहीं थी। अब उसे सिर्फ दो ही चीजों की ज्यादा चिंता थी। सबसे पहली बात तो ये थी कि किनबुई कहाँ भागा था। उसके लिए गंभीर रूप से घायल किनबुई को पकड़ना मानो हवा से एक अद्भुत अवसर पाकर रह जाने जैसा था। एक जगह वह थी जहां मार्कस वो भाग गया था। अगर मार्कस वो की मृत्यु हो जाती तो झांग युआन स्वाभाविक रूप से खुश होता, लेकिन मार्कस वो की अभी मृत्यु नहीं हुई थी। झांग युआन के कल्टीवेटर एसोसिएशन के मुख्यालय में आने का एक बड़ा कारण मार्कस वो के ठिकाने के बारे में जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त करना था। फिर वह इस खबर का खुलासा करेगा। उस समय फायर क्लाउड सीक्रेट दायरे और वाटर मून सीक्रेट दायरे के वे लोग जिनके मन में मार्कस वो के प्रति द्वेष था उसे और परेशान करने का मौका नहीं छोड़ेंगे। वह कुल्लुन गुप्त क्षेत्र में वो परिवार के प्रभाव को कमजोर करने के लिए उधार लिए गए चाकू का इस्तेमाल करके लोगों की हत्या करता था। कुल्लुन गुप्त क्षेत्र में आंतरिक प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र थी